हैं आज के सेशन को और आज क्या पढ़ने वाले लास्ट हम लोगों ने रिट्स के बारे में पढ़ाई कर ली थी, आर्टिकल 33, 34, 35 इन सब के बारे में जाना था। अब आज सिटीजनशिप के बारे में अपन बात करेंगे। सिटीजनशिप मतलब क्या होता है? नागरिकता। सब पता है आप लोगों को इतना, तो डेफिनेटली यू हैव एन आइडिया दैट भारत के अंदर जो सिटीजनशिप का प्रावधान है वो हमने किस कंट्री से लिया है, ये भी इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि आपको सबको पता है, बहुत सारी चीजें पता है, बट स्टिल क्या है, सिटीजनशिप देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं सीडीएस के हिसाब से बात करता हूं तो सीडीएस के हिसाब से सिटीजनशिप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक बात मुझे बताओ कि इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है या इसको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ना है? आप बताओ, आपसे पूछता हूं मैं। बहुत डिटेल के अंदर सिटीजनशिप पढ़ना है क्या? हर आर्टिकल को बहुत डिटेल के अंदर में ले जाऊं, ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं कि सब आर्टिकल 6 इसके बारे में बात कर रहा है, 7 इसके बारे में, 8 इसके बारे में, 9 इसके बारे में, क्या डिटेल के अंदर पढ़ना है एक बार बता दो मुझे। डीपीएसपी नहीं पढ़ेंगे क्या? क्यों नहीं पढ़ेंगे प्रियंका? बिल्कुल पढ़ेंगे। और मैं आपसे पूछ लेता हूं, देखो हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं व्यक्ति के मन को झांक लेता हूं कि साहब आप बता दो कैसे पढ़ना है, नहीं तो मैं बहुत डिटेल में जाता हूं, बच्चा बोलता है कि सर बहुत डिटेल हो गया है ना। डिटेल में पढ़ना, ठीक है, चलो डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अपन थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि मैंने इसको एक लेक्चर का रखा था, बट पॉसिबिलिटीज है कि 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट होगा, 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट होगा। देखो जिनको लग रहा है ना कि क्या टॉपिक चल रहा है, एक बार वो सिलेबस और एक बार वो देख लिया करिए बेटा, जो शेड्यूल देकर रखा है ना आपकी बैच के अंदर, तो फिर चीजें समझ में आएगी, मतलब क्या टॉपिक है क्या नहीं है, कौन सा टॉपिक अपन पढ़ेंगे कौन सा नहीं पढ़ेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब एक अगर आप ये पूछ रहे हो कि सर सफिशिएंट कितना है, तो सफिशिएंट अब कोई नहीं बता सकता है। आपका जो पेपर आता है सीडीएस का लास्ट ईयर 2-3 साल से आप लोग देख रहे होंगे, ये पॉइंट याद रखो। अब सफिशिएंट कितना है ये कोई चीज नहीं होती है। अगर पता होता कितना आता है तो फिर तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेता है कि नहीं। अब नहीं है वो चीज है कि आपको पता है कितना आएगा, अब पढ़ना तो पड़ेगा, अब पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये पॉइंट याद रखिएगा। अब वो नहीं है, शॉर्टकट वाला मामला चला गया। चलो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिटीजनशिप के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले सिटीजनशिप, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नागरिकता, नागरिक हम कहते हैं। सिटीजनशिप के बारे में जब हम बात करते हैं, नागरिक होता क्या? किसी देश का नागरिक क्या होता है? किसी देश का नागरिक वो व्यक्ति होता है जिसे उस देश में रहने का अधिकार है। क्या उस देश का नागरिक वो होता है जिसे उस देश में सारी फ्रीडम देकर रखी, सारे फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं? या किसी देश का नागरिक वो होता है जो उस देश में रहता है, उस देश के अंदर काम करता है और उस कंट्री का टैक्स पेयर भी? आपके हिसाब से कौन होता है नागरिक? बताइए, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय नागरिक? नागरिक कौन होता है? किसे नागरिक कहते हैं? मैं और आप भारत के नागरिक है, बट सिटीजनशिप की सिटीजन की डेफिनेशन होती है ना कि मैं भारत का नागरिक हूं। अगर मैं कह रहा हूं तो कौन होता है नागरिक? कौन होता है? अच्छा, सिटीजन इज एन, सनी ने आंसर दिया, सिटीजन इज एन इंडिविजुअल हु एंजॉयज फुल मेंबरशिप ऑफ द कंट्री। कंट्री की पूरी मेंबरशिप एंजॉय करता है, वहां की नागरिकता को एंजॉय करता है, ठीक है। और शिवांग बोल रही है कि सर जितनी बातें आपने बताई बिल्कुल सही। हां बिल्कुल, ऑब्वियसली सही, दोनों चीजें इसमें सही। देखो नागरिक वो आदमी रहेगा किसी कंट्री का, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जिसके पास इस भारत देश के अंदर या हमारे देश में रहने के, इस देश में एक्टिविटी करने के, मतलब बिजनेस करने के, वोट देने के, जमीन खरीदने के, किसी भी तरह का व्यापार करने के, व्यवसाय करने के, बात करने के, किसी भी प्रोफेशन को चूज करने के सारे अधिकार रहते हैं। नंबर 2, वो इस कंट्री का टैक्स पेयर होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, ऐसे भी लोग जो भारत के अंदर सिविल और पॉलिटिकल राइट दोनों एंजॉय करते हैं। सिविल राइट का मतलब क्या होता है? सिविल राइट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर वो शादी कर सकते हैं, फैमिली बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यहाँ पर वो किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, ये उसके सिविल राइट्स है। पॉलिटिकल राइट का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल राइट का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति है वो भारत के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, भारत के अंदर राज्यसभा का चुनाव इंडायरेक्टली लड़ सकता है, पीएम बन सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट बन सकता है, एमएलए बन सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आपके राज्य की विधानसभा का मेंबर बन सकता है, सीएम बन सकता है। ये पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, ये पॉइंट याद रखना। अब एक बात मुझे बताओ कि भारत का नागरिक होने के लिए क्या भारत में जन्म लेना आवश्यक है? इज इट एसेंशियल दैट यू विल बिकम ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली व्हेन यू टेक बर्थ इन आवर कंट्री? जब आपने भारत में जन्म लिया है, क्या केवल तभी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे? ये पॉइंट याद रखिएगा, बिकॉज़ यूएसए के अंदर सिस्टम थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, क्या जो व्यक्ति भारत में जन्म लेता है क्या केवल वही भारत का नागरिक है? तो ये सोच अपने दिमाग से हटा देना। बिल्कुल आप सबके आंसर सही, नहीं ऐसा नहीं होता, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। अगर आपने भारत में जन्म लिया है तो आप भारत के नागरिक बनेंगे, ये नहीं है। भारत की नागरिकता और भी कई तरीकों से एक्वायर की जा सकती है। भारत की नागरिकता को अपनाने के 5 तरीके और हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। 5 तरीकों से भारत की नागरिकता अपनाई जा सकती है। तो भारत में जन्म लेने वाला केवल भारत का नागरिक नहीं होता, ठीक है। और एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, जिससे क्या होता है कि भारत की नागरिकता पर कितने तरीके से अपना सकते हैं? 5 तरीके से भारत की नागरिकता मिलती है। अपने यहाँ क्या होता है कि किसी ने इन 5 तरीकों में से किसी एक तरीके को अपना के उसने अगर भारत की नागरिकता ले ली, जैसे एग्जांपल की बात करें कि कोई यूएसए का आदमी था, यूएसए के आदमी ने नॉमिनेशन प्रोसेस के द्वारा या जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा क्या किया, भारत की नागरिकता ले लिया, तो उसको भारत के अंदर पॉलिटिकल राइट्स भी मिल जाते हैं, सिविल राइट्स भी मिल जाते हैं। यूएसए में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका के अंदर किसी आदमी ने अगर जन्म के बिना, जैसे इंडिया का कोई आदमी अमेरिका के अंदर जाता है और अमेरिका की नागरिकता वहां पर ले लेता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, उसके पॉलिटिकल राइट्स, कुछ राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और कुछ उसके सिविल राइट्स भी वो लोग रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। सारे राइट्स नहीं मिल जाते कि साहब दे दिया आपको सब कुछ, सारे नहीं मिलते। कुछ चीजें ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, कुछ राइट्स उसके रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सर कोई फॉरेनर पीएम बन सकता है? ऑब्वियसली क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। मैंने बताया ना कि भारत की नागरिकता का जन्म लेने से कोई लेना देना नहीं है। आप भारत की नागरिकता, अगर आप भारत में जन्म आपने नहीं लिया ना, तब भी आप अपना सकते हो। तो पीएम क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो, पीएम प्रेसिडेंट आप बन सकते हो, लिखा है यहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स। अपन इसी के बारे में बात करें, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत के अंदर ये जरूरी नहीं है कि नागरिक वही व्यक्ति हो जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ हो, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, वो फुल मेंबर होगा। फुल मेंबर मतलब पूरी तरीके से नागरिक होगा, किसका? इंडियन स्टेट का, भारत का, या ऑन एलिगेंस टू इट, मतलब भारत का अगर कोई अलायंस है या भारत का कोई हिस्सा है जो भारत के अंदर ही आता है, वो उसका भी मेंबर होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये नागरिकता के संबंधित जितने भी कानून की अपन बात करेंगे वो आपके सिटीजनशिप एक्ट के अंदर आ जाएंगे। 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें कई बार अमेंडमेंट किए गए हैं, 2015 के अंदर हुआ, 2019 के अंदर सीए आया था। सीए की बात कर रहा हूं मैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लेकर धरना दिया जा रहा था। अपन डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे कि सरकार क्या चाह रही थी और किस बात पे धरना दिया जा रहा है, दोनों के बारे में अपन लोग बात करेंगे। तो ये नागरिकता आपके होते हैं। अब आपने एलियंस के बारे में सुना होगा या अलायंस के बारे में? अलायंस और एलियंस में डिफरेंस है वैसे, क्या होता है इसका मतलब कोई बताएगा? आप पढ़ेंगे सुदर्शन किस वे से मिलता है, किस वे से अपनी नागरिकता जा सकती है, उसके बारे में भी बात करें। सर ऋषि के पास यूके की सिटीजनशिप है, ऑब्वियसली नहीं था, उनका जन्म ही वहां पे हुआ है, उनका जन्म वहां पर हुआ है, बर्थ सिटीजन है वो। ऐसा नहीं कि उनका जन्म भारत में हो गया था, उनके माता पिता रहते थे। देखिए हाँ, देखिए इसका बेसिकली मतलब ये होता है जो अपने देश के लोग नहीं है, जो बाहर के लोग, ये देखिए लिखा है द सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट और कंट्री। जो बाहर के लोग होते हैं उसको अपन एलियंस बोलते थे।
या अलायंस बोलते हैं। अलायंस तो अपना संगठन होता है, बट जो बाहर का है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें कि कोई यूके का आदमी है, कोई फॉरेनर है, कोई यूएसए का है जिसने वहीं पर जन्म लिया है, वहीं की सिटीजनशिप है, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा साफ, और उसको ना तो भारत में सिविल ना ही पॉलिटिकल अधिकार दिए जाएंगे। याद रखिएगा, ना ही सिविल अधिकार दिए जाएंगे, ना ही पॉलिटिकल अधिकार उसको दिए जाएंगे। पॉइंट याद रखिएगा, है ना। ना सिविल अधिकार दिए जाते हैं, ना पॉलिटिकल अधिकार दिए जाते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। एलियंस उनको कहा जाता है, वो नहीं कि एलियंस का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे ग्रह के, तो दूसरा ग्रह से हम तात्पर्य यहां पर नहीं लेते। एलियंस का मतलब होता है कि जो आपका जो कंफर्ट जोन है, आप जहां पर रहते हैं उससे बाहर का आदमी। अपने लिए कौन है? यूएसए वाले, अमेरिकन हो गए, यूके वाले, एलियंस अपने लिए, बिकॉज़ ये अपने यहां से बिलोंग नहीं करते, ये दूसरे देश से बिलोंग करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इनको एलियंस कहा जाता है। और इनके पास ना तो हमारे देश में इनको सिविल राइट्स देते हैं कि आप आओ और यहाँ पर क्या करो, एग्रीकल्चर की जमीन खरीदो, खेतीबाड़ी करो, ना पॉलिटिकल राइट्स हम देंगे कि आप यहाँ पर आओ और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ो। ये सारी चीजें हमारे देश में इनके लिए नहीं की जा सकती है। अब अपन बात करते हैं अलायंस की। आपने सुना होगा कि फ्रेंडली अलायंस होते हैं, एनिमी अलायंस होते हैं, सुना इस बारे में? चलो ये बताऊंगा मैं इसको, इससे पहले अपन कुछ दूसरी चीजें स्टार्ट कर ले, उसके बाद इसको अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाती है ना, कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है। जो नागरिकता है, जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के किस पार्ट के अंदर सिटीजनशिप के बारे में बात की गई? पार्ट 1 बात करता है, 2 बात करता है, 3 बात करता है, 4 बात करता है? कौन सा पार्ट भारत के अंदर सिटीजनशिप के बारे में बात करता है? नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट इंडिकेट करता है? जल्दी से जवाब दे दो, फिर हम मेजर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ ये टाइम टेकिंग टॉपिक है। मैं आपको अगेन बता दूं, समय लगेगा इस टॉपिक के अंदर, बहुत ऐसा जल्दी जल्दी नहीं हो जाएगा। और एक बार समझ गए ना तो फिर इसको आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में अपन बात करेंगे, इन बिटवीन कई बातें मैं बताऊंगा भी आपको, बट ये पॉइंट याद रखिएगा, टॉपिक इज रियली 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर सही आ रहे हैं कई बच्चों के, फिर भी 45 सेकंड तक रुक जाते हैं क्योंकि समय सीमा है 45 सेकंड है। तो एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आपके आ रहे हैं, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे। ओके चलिए, ऑब्वियसली पार्ट 2, भारतीय संविधान का जो पार्ट 2 है, याद रखो, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता के बारे में बात करता है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 है, वो नागरिकता के बारे में बात करता है। कितने परसेंट बच्चे? 61.66% बच्चे। आशीष कुमार, अंजू, ओके अनुज, इसके बाद संतोष है, शेर सिंह साहब और दीपक जोशी इनके आंसर सही है। देखो एक पॉइंट याद रखो, स्टैटिकल डेटा है। पार्ट कौन सा है? पार्ट 2। दूसरा आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप की बात की गई है। और भारतीय संविधान के अंदर अपन जो सिटीजनशिप का प्रावधान लिया है वो किस कंट्री से लिया है? ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन से क्यों लिया? ब्रिटेन से हमने इसलिए लिया बिकॉज़ भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, भारत के अंदर ड्यूल सिटीजनशिप नहीं चलती। भारत के अंदर कौन सा सिटीजनशिप का प्रावधान है? भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। इसके दो मतलब होते हैं बेसिकली सिंगल सिटीजनशिप के। पहला मतलब इसका ये रहता है, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट मीनिंग इसका ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है, मतलब जिसके पास इंडिया की नागरिकता है, अगर उसके पास भारत की नागरिकता है, यहां से मेरे पास भारत की नागरिकता है, भारत की नागरिकता उसके पास होते हुए वो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकता है। इसका पहला मतलब ये होता है क्या कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और भारत का नागरिक होते हुए वो चाहता है कि सामने अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका जाके मैं अमेरिका के अंदर रहूं, कुछ समय रहूं और मेरे पास दो सिटीजनशिप आ जाए, अमेरिका की भी आ जाए और इंडिया की भी आ जाए, तो ये भारत के अंदर पॉसिबल नहीं है, हमारे यहाँ चीज पॉसिबल नहीं है। इसका दूसरा मतलब क्या होता है? इसका दूसरा मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर यूनियन की सिटीजनशिप और स्टेट की सिटीजनशिप अलग अलग नहीं होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, हमारे यहाँ पर ये नहीं होगा कि भारत की नागरिकता अलग दे दी कि हाँ इंडिया की नागरिकता अलग है, और आप जिस राज्य के अंदर रहते हैं, आप एमपी में रहते हैं तो एमपी की सिटीजनशिप अलग से मिल रही है आपको, आप यूपी के अंदर रहते हैं तो यूपी की सिटीजनशिप अलग से मिल रही है, आप बिहार के अंदर रहते हैं तो बिहार की सिटीजनशिप अलग से मिल रही है, या आसाम के अंदर रहते हैं तो आसाम की सिटीजनशिप अलग से मिल रही है। भारत के अंदर ये चीज नहीं है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि दोनों चीजें आपकी ड्यूल सिटीजनशिप के अंदर। एक ड्यूल सिटीजनशिप का मतलब सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता है कि दूसरे कंट्री की नागरिकता नहीं ले सकते। डिटेल में जब बात की जाए तो ड्यूल सिटीजनशिप का ये दोनों मतलब होता है। पहला मतलब क्या कहता है? पहला मतलब ये कहता है कि भारत का नागरिक होते हुए किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। अगर ले ली तो आर्टिकल 9 तुम्हारी भारत की नागरिकता को खत्म कर देगा, पढ़ेंगे अपन आर्टिकल 9। और दूसरा ये कहता है कि भारत के अंदर केवल और केवल यूनियन सिटीजनशिप देता है और यहाँ पर स्टेट सिटीजनशिप नहीं देता है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो दूसरा फीचर है, अगर पढ़ाई करी होगी ना तो फिर ध्यान से ये क्वेश्चन को सुनिएगा क्योंकि मैंने पढ़ाया डिटेल के अंदर। जब हम ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर एक सिंगल सिटीजनशिप है, ये हमारा यूनिटरी फीचर है या फेडरल फीचर है? बताइए, ये हमारा यूनिटरी फीचर है या फेडरल फीचर है? बताइए। सिंगल सिटीजनशिप एज अ यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर याद होना चाहिए। यस ऑब्वियसली, प्रियंका, हेमंत, रमेश, बिल्कुल सही बात है। पांडे साहब बिल्कुल आपका आंसर सही है। दिस इज अ यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर क्यों है? यूनिटरी फीचर के अंदर हमने ध्यान से देखा था और ये चीज ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है कि यूनिटरी फीचर के अंदर हमको ये पता होता है कि सेंट्रल ज्यादा स्ट्रांग है। अब देखो सिटीजनशिप किसकी? सिटीजनशिप केवल और केवल सेंट्रल प्रोवाइड कर रहा है। यूनियन की सिटीजनशिप हमारे देश में मान्य होती है, तो ऑब्वियसली ये जो फीचर है हमारा एक यूनिटरी फीचर हो जाता है। यूनिटरी फीचर ये बताता है कि भारत के अंदर हमारे देश में अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा अभी कल परसों चुनाव के परिणाम आए हैं, कितने राज्यों में चुनाव हुए? प्रशांत सिंह परमार, मैं फास्ट नहीं पढ़ा सकता प्रशांत, सॉरी बेटा, मैं नहीं पढ़ा सकता फास्ट, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, सो मैं फास्ट तो नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि देखो आप शायद पढ़े हुए, पहले आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पर कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो शायद पहली बार पढ़ रहे हैं और उनके पास दूसरा रिसोर्स नहीं है इस लेक्चर के अलावा। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा इसी स्पीड के अंदर और डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है कि वो बच्चा जो दूसरा है वो दूसरा बैच अफोर्ड नहीं कर सकता अगर उसको यूपीएससी सीएचएसएल या स्टेट पीसीएस पढ़ना है तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा प्रशांत, सॉरी बेटा, है ना। आप चाहो तो रिकॉर्ड करके बाद में डबल एक्स पे देख लेना, पर मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा सकता, सॉरी। हाँ बिल्कुल, 4 स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम कहाँ आ गया भाई साहब, तेलंगाना और एमपी और कहाँ हुआ? थैंक यू बेटा, क्लियर है। जल्दी जल्दी का देखो चक्कर जीवन में आदमी का वही तो है, मैंने बताया ना कि रील्स ने, सोशल मीडिया ने आपके टॉलरेंस को खत्म कर दिया है। सीखना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान से रखना हमेशा, ठीक है। कुछ सीखना है तो सीखने में लगता है समय। मणिपुर, अच्छा चलिए मणिपुर में, ओके चलिए ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन
पूछूंगा मैं इसके बारे में, डिटेल के अंदर अपन बात करेंगे। अब चलिए अपन आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा सिटीजनशिप। ऑलरेडी हमने देख लिया किस पार्ट के अंदर है, पार्ट 2 भारतीय संविधान का, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप की बात करता है। कौन सा बात करता है? हमारा भारतीय संविधान का पार्ट 2 नागरिकता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन अब मैं तुम्हारी थोड़ी सी रिवीजन कितना किया उसको चेक करता हूं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था, है ना? संविधान बनके तैयार हो गया था। उस दिन हमने क्या करा था? उस दिन हमने 15 आर्टिकल्स ऐसे थे जो उसी दिन हमने अडॉप्ट कर लिए थे। हाँ, 15 आर्टिकल उसी दिन से लागू हुए थे, याद आ रहा है? यस, 15 आर्टिकल उसी दिन से लागू हुए थे। मुझे बताओ कि क्या इन 15 आर्टिकल्स में से सिटीजनशिप वाले आर्टिकल थे कि नहीं? याद आया कि पहले दूसरे लेक्चर के अंदर पढ़ाया था मैं? क्या उसमें सिटीजनशिप वाले आर्टिकल थे, इलेक्शन वाले थे? ये मैं बता दूं, सिटीजनशिप वाले थे कि नागरिकता वाले आर्टिकल्स लागू कर दिए थे? यस, कर दिए थे। यस, इसका आंसर सही है, नागरिकता वाले भी कर दिए थे। तो ये देखो छोटी छोटी बात है, पर ये जो छोटी छोटी बातें हैं काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, सिटीजनशिप था। अब देखो ये कैसे पता लगा तुमको? बिकॉज़ तुमने रिवीजन किया, तुमने रिवाइज किया, चीजों को समझा है। अब अगर मैं यही चीज तुमको फास्ट पढ़ा के फटाफट खत्म कर दूं तो क्या तुम इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे किसी बड़ी एग्जामिनेशन के अंदर? सीरीज अपने आप एक बहुत बड़ा एग्जाम है। तो ये मैं समझा करो कि सर आप बहुत स्लो, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं बिकॉज़ मुझे पता है कि वो एग्जामिनर तुमसे क्या मांग रहा है। अब वो टाइम नहीं रहा कि तुम लूसेंट पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लोगे, मेरी बात समझ जाओ बेटा। अब वो टाइम नहीं रहा, और फिर क्या होता है, 3 साल 4 साल वो किताब खरीद ली मार्केट में जो मिलती है अरिहंत की, सोचा कि उसको पढ़ के सीडीएस निकल जाएगा, तो नहीं निकलता है। ऐसे नहीं निकलेगा, मैं आपको गारंटी से लिखकर बोल रहा हूं। जो हजारों बच्चे गलती करते बैठे ना, वो गलतियां मत करो मत करो मत करो। शायद मेरी बात अभी समझ में नहीं आती, बट जब 2 अटेम्प्ट जब निकलते और तीसरा अटेम्प्ट आता है ना, तब लेके बैठते किताब यार अब पढ़ेंगे हम डिटेल में और एक एक चीज के नोट्स बनाएंगे। मैं वही करवा रहा हूं तुमको डिटेल में नहीं जाना, जितना मैं करवा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है, समझो। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए सिटीजनशिप के आर्टिकल 5 से 11 तक है। अब देखो 5 से 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं, इनको मैंने आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाए, फिर से मैं बोल रहा हूं, ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाए, मैंने इनको 3 तरीकों में डिवाइड करा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप के आर्टिकल 5 से 11 तक है, आपकी सहूलियत के लिए, कि तुमको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए, मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट इसका ये कहेगा कि आइडेंटिफाई सिटीजंस एट द हेड ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसका पहला पार्ट, जिसमें आपके 4 आर्टिकल्स है, 5, 6, 7 और 8, ये 4 आर्टिकल्स आपको ये बताते हैं कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, ध्यान से सुनो, जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत का नागरिक किसको माना जाएगा? अभी की बात नहीं करते हैं, ठीक है? पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है एक चीज। ये आर्टिकल्स क्या बताएंगे? आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब किसको भारत का नागरिक माना जाएगा? ये 4 आर्टिकल्स ये बताते हैं। अभी नहीं बताते, अभी क्या है, अभी सिटीजनशिप एक्ट चलता है, अभी नागरिकता अधिनियम के हिसाब से नागरिकता दी जाती है। बट ये आर्टिकल्स हम कब की बात कर रहे हैं? 1950 में किसको भारत का नागरिक माना जाएगा। इसका जो दूसरा पार्ट है, जिसमें एक ही आर्टिकल आता है, ये बताता है इसके बारे में कि भारत की नागरिकता कैसे चली जाएगी, और ये बात करेगा सिंगल सिटीजनशिप के बारे में, और ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 9, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट है, इसके तीसरे पार्ट में 2 आर्टिकल्स आते हैं। ये दोनों आर्टिकल पार्लियामेंट के पावर के बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट मतलब संसद के पावर के बारे में बात करेंगे कि संसद का क्या पावर है, हमारी जो भारत की संसद है, उस पार्लियामेंट का सिटीजनशिप को लेकर, नागरिकता को लेकर हमारी पार्लियामेंट के पास कितने अधिकार है, क्या क्या पावर है, ये बात करता है हमारे 2 आर्टिकल, आर्टिकल 10 और 11। याद रखना, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार और कानून चेंज करने का अधिकार, दोनों अधिकार किसके पास है? केवल और केवल हमारी पार्लियामेंट के पास होते हैं। जैसे अपने देखा था, देखो फंडामेंटल राइट, नया फंडामेंटल राइट जोड़ना है, इसी फंडामेंटल राइट को हटाना है, किसके पास अधिकार है? केवल संसद के पास अधिकार है। कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 35 बात करता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को लेकर भी अगर कोई भी नई चीज करनी है, नए कानून बनाने हैं, वो अधिकार केवल संसद के पास। इसके अलावा अगर कोई नया स्टेट बनाना है, मतलब अगर आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 का यूज करना है, तो ये 3 मेजर चीजें ऐसी संविधान के अंदर, इसमें चेंज करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? केवल और केवल पार्लियामेंट के पास। ये पॉइंट याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो देखो कनेक्ट करना सीख जाओ। एक पॉइंट आया अपने पास कि पार्लियामेंट के पास क्या अधिकार है, कनेक्ट करना सीख जाओ। जिस दिन तुम कनेक्ट करना सीख गए ना, उस दिन तुमको हर सब्जेक्ट बहुत आसान लग जाएगा। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। पहला पार्ट क्या बताएगा अपने को? आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 को कौन-कौन भारत के नागरिक माने गए। दूसरा पार्ट बताएगा क्या कि कैसे भारत की नागरिकता जा सकती है। तीसरा पार्ट क्या बताएगा कि पार्लियामेंट के पास नागरिकता से संबंधित कितने अधिकार। क्लियर है? आगे बढ़े। अजाइड ड्यूटीज को भी ऑब्वियसली पार्लियामेंट करता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यूटीज क्या है? देखो साहब, जो चीज नॉन जस्टिसेबल है, जिसको कानून के द्वारा या जुडिशरी के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता, वो नहीं बढ़ भी जाए अगर एक ड्यूटी, तो बहुत उसका इंपैक्ट पड़ता नहीं है ना। समझ लो इस चीज को। मेजर इंपैक्ट इसका पड़ेगा एक नया फंडामेंटल राइट जोड़ दिया, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉइंट याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिकल 5 की। इसको मैं कुछ कैरेक्टर्स के सारे से आपको समझाऊंगा। आर्टिकल 5 किसके बारे में बात करता है, ध्यान से सुनिए, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 5, 6 और 7, 8, ये चारों आर्टिकल्स आपको क्या बताते हैं? भारत के अंदर 26 जनवरी 1950 को जब देश आजाद हो गया, और आजाद होने के बाद जब देश में भारत का संविधान लागू हो गया, आजाद तो 1947 में हो गया, 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक अपन किसको मानेंगे? अब जैसे आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 2 कंडीशंस इसमें रखी गई। इसमें ये बताया आर्टिकल 5 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक उस व्यक्ति को माना जाएगा, उस महिला या पुरुष को माना जाएगा, सबसे पहले हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका डोमिसाइल भारत के अधिकार क्षेत्र के अंदर है। अब मेरा सवाल ये है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डोमिसाइल? आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बनाए होंगे ना, क्या होता है? क्या होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट? पार्ट्स बताएंगे या आर्टिकल बताएंगे? क्या बताएगा? पार्ट्स, आर्टिकल क्या बताएगा? डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? आप सबने कभी ना कभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा होगा, किया होगा। मूल निवास, बिल्कुल सही बात है, मूल निवास मतलब टेरिटरी जो रहता है। प्रूफ की बात अपन करें, देखो ये आर्टिकल ये कहता है कि देखो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक उसे माना जाएगा, सबसे पहला कंडीशन, हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो अभी भारत के अंदर है। मतलब 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद वो
या तो पाकिस्तान से भारत आया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात करें कि अभी के टाइम पर वो कहाँ रह रहा है, अभी के टाइम पर वो भारत में रह रहा है, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, अगर वो तीनों में से किसी एक चीज को फॉलो करता है, ये नहीं कि भैया तुम 26 जनवरी 1950 को तुम भारत में रह रहे हो तो तुम अमेरिकन हो, पर तुम अभी भारत में रह रहे हो तो तुमको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, तुमको भारत का नागरिक मान लेंगी सरकार, ये नहीं हुआ था। पहली कंडीशन ये थी कि हाँ तुम अभी भारत में रह रहे हो, ये चीज थी कि तुम्हारा डोमिसाइल, तुम्हारा निवास स्थान अभी भारत की धरती है। बट दूसरी भी कंडीशन फुलफिल करनी थी। दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल करनी थी? इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करनी थी। पहली कंडीशन, या तो तुम्हारा जन्म भारत में हुआ हो, चलो मान लो तुम्हारा जन्म भारत में नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन, या तुम्हारे माता पिता में से कोई एक, एनी ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, या तो माता या पिता या दोनों में से कोई एक ने भारत में जन्म लिया हो, या तो ये कंडीशन तुम फुलफिल कर रहे हो, या फिर रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 इयर्स इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से, मतलब 1945 से वो व्यक्ति भारत में रह रहा है। तीनों में से एक कंडीशन अगर तुमने फुलफिल कर दी तो आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग तुमको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। कब मान लिया जाएगा? जब देश में संविधान लागू हो गया। कब लागू हो गया? 26 जनवरी 1950 को। ये समझ में आ गया? मतलब पहली कंडीशन क्या? पहली कंडीशन ये कि तुम भारत में रह रहे हो, ऑब्वियसली भारत की नागरिकता चाहिए, तो 26 जनवरी 1950 को तुम भारत में रह रहे हो, तुम्हारा डोमिसाइल निवास स्थान भारत है, भारत के कोई भी अधिकार क्षेत्र है। दूसरी कंडीशन, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन तुम फुलफिल कर रहे हो, या तो तुम भारत में पैदा हुए, या तुम्हारे माता पिता या माता पिता में से कोई एक भारत के अंदर पैदा हुआ, या फिर आप भारत के अंदर निवास कर रहे हो। कब से? 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से, 45 से तुम भारत के अंदर निवास कर रहे हो। इन तीनों में से अगर तुम एक कंडीशन को फॉलो करते हो, तीनों में से एक को, सबको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पहली कंडीशन क्या है? भारत में रह रहे हो इस टाइम पे। दूसरी, तीनों में से अगर एक को भी फॉलो कर रहे हो तो तुमको भारत का नागरिक माना जाएगा। ये बात कहती है आर्टिकल आपका 5। क्लियर है? क्या क्लियर है? हाँ, बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मिल गई थी अनुष्का, बहुत सारे ब्रिटिशर्स को भारत की नागरिकता मिली थी, तभी तो एंग्लो इंडियन वाला कांसेप्ट आया बेटा, है ना? बहुत सारे ब्रिटिशर्स को भारत की नागरिकता मिली थी। बहुत सारे ब्रिटिशर्स नहीं गए भारत से, उन्होंने बोला नहीं साहब हम भारत में रहेंगे, तभी तो एंग्लो इंडियन वाला कांसेप्ट आ गया। एंग्लो इंडियन क्या? मम्मी भारतीय, पिताजी यूरोपियन। याद रखना, एंग्लो इंडियन में मम्मी यूरोपियन नहीं होती है, जो महिला है वो यूरोपियन नहीं होती है, महिला भारतीय होनी चाहिए। याद रख, महिला भारतीय होनी चाहिए। 5 साल पहले ही क्यों करा? सरकार की मर्जी, उनकी मर्जी क्यों करा? अरे जिसको भारत की नागरिकता चाहिए कम से कम 5 साल से तो भारत में रहना है। ऐसा थोड़ी कि एक दिन पहले आके 26 जनवरी से और यहाँ रह रहा है और बोलेगा नहीं मैं भारत का नागरिकता ले लूंगा। मजाक थोड़ी चल रहा है। 5 साल आदमी रह रहा है, मतलब उसकी इच्छा है भारत में रहने की, स्टेबल आदमी है, स्टेबिलिटी मैटर करती है जीवन में, है ना? एग्जांपल के तौर पर मैं तुमको बताता हूं, तुम अगर कभी एचआर के पास जाओगे, तुमने अपना रिज्यूमे दिया, तुम्हारे रिज्यूमे के अंदर तुमने देखा, मैं तुमको 2 रिज्यूमे की बात करता हूं। एक आदमी है, दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, दोनों का एक्सपीरियंस 10 साल का, ठीक है, दोनों की एज उम्र सेम है। एक आदमी के एक्सपीरियंस में लिखा है कि उसने अपने 10 साल में 6 नौकरियां छोड़ी, स्विच कराया उसने कंपनी के अंदर, और दूसरे आदमी के रिज्यूमे के अंदर ये लिखा है कि उसने 10 साल में केवल 2 नौकरियां छोड़ी, 2 जगह उसने स्विच किया। असल एचआर तुम किसको लोगे? समीर पूछे सर अभी एंग्लो इंडियन में कांसेप्ट नहीं हट गया बेटा, 104वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसको हट दिया। सिर्फ लेडी यूरोपियन एंड फादर इंडियन, तो उनके बच्चे एंग्लो इंडियन नहीं कहलाएंगे बेटा, उनके बच्चे फिर भारतीय कहलाते हैं। अब बताओ तुम किसको लोगे? मैंने जो क्वेश्चन पूछा, अच्छा एचआर तुम किसको अपॉइंट करो? क्यों? दूसरे को क्यों करोगे? एक्सपीरियंस तो सेम था ना दोनों का, है? फिर क्योंकि स्टेबिलिटी मैटर करती है। आज के समय में सबसे जरूरी चीज है स्थिरता, स्टेबिलिटी मैटर करती है। चंचल आदमी की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में जो कहीं स्टेबल नहीं हो सकता। ये हर जगह मैटर करती है, सिर्फ जीवन में मैटर नहीं करती है, ये हर जगह मैटर करती है। और यहाँ पर भी वो चीज मैटर करी कि 5 साल से तो कम से कम भारत में रह रहा है ना? ये देखो, मैंने सवाल का जवाब तुमको ऐसे ही दे दिया कि 5 साल क्यों? स्टेबल आदमी, स्थिरता है उसके जीवन के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि नौकरी फ्रीक्वेंटली कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि इस आदमी की बनती नहीं है किसी से। ओके, तो ये काफी चीजें मैटर करती है ना? चलिए ठीक है, इसके बाद हम आते हैं काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, दैट इज आर्टिकल 16(6). ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा गया है, बहुत सारी चीजों के अंदर पूछा गया। सर इन 5 इयर्स के हिसाब से तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में इंडिया नहीं, लिखा है ना बेटा, भारत के अधिकार क्षेत्र में रह रहा है, पाकिस्तान से नहीं आया। पाकिस्तान से आया तो आर्टिकल 6 उसके बारे में बात करेगा। और बांग्लादेश था क्या उस टाइम पे? उस टाइम पे तो वो पाकिस्तान ही था, बांग्लादेश तो था ही नहीं ना। पॉइंट समझो, ये सिर्फ भारत के अधिकार क्षेत्र में रह रहा है, बंगाल में रह रहा है, एमपी में रह रहा है, बॉम्बे में रह रहा है। पाकिस्तान वाले की बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले की जो बात है, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनकी बात आर्टिकल 6 करता है। ये देखो सीधा लिखा है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ये ऐसे लोगों के अधिकारों के बारे में बात करता है, और ये उन लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है कि 26 जनवरी 1950 को हम किसको नागरिक मानेंगे। ये उन लोगों की बात कर रहा है स्पेसिफिकली, जो कि कहां से कहां, जो कि पाकिस्तान से कहां पर आए हैं, जो कि पाकिस्तान से भारत में आए हैं। माइग्रेट किया है जिन्होंने, माइग्रेशन समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइग्रेशन? हाँ जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइग्रेशन? क्या होता है माइग्रेशन? बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश तो बाद में हुआ, जो कि पाकिस्तान से कहां पर आए हैं, जो कि पाकिस्तान से भारत में आए हैं। माइग्रेट किया है जिन्होंने, माइग्रेशन समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइग्रेशन? हाँ जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइग्रेशन? क्या होता है माइग्रेशन? बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश तो बाद में हुआ। मूवी देखी होगी ना अभी। सर ऐसे तो सारे पाकिस्तानी इंडियन हो जाएंगे। अरे नहीं सुदर्शन भाई साहब, माइग्रेशन शब्द लिखा है ना वहां पर बेटा। माइग्रेशन का मतलब है जो पाकिस्तान से इंडिया आ गया है। 1947 में माउंटबेटन प्लान के बाद क्या हुआ? माउंटबेटन प्लान के बाद क्या हुआ? भारत का विभाजन हुआ। विभाजन के समय क्या हुआ? तो एक हमारा देश बना, राष्ट्र, एक जमीन का टुकड़ा अलग हुआ, इसका नाम था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से कई ऐसे लोग थे जो कहां चले गए, जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आ गए, भारत के अंदर माइग्रेट होकर आ गए। और कई लोग ऐसे भी थे जो भारत से कहां पर चले गए, पाकिस्तान के अंदर चले गए। दोनों थ्योरीज अलग है, ये पॉइंट याद रखिए। ये पॉइंट याद रखो, आर्टिकल 6 केवल उनके बारे में बात कर रहा है जो लोग 1947 के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आए। ठीक है, आर्टिकल 5 किसके बारे में बात कर रही है? ऐसे लोगों की बात करता है जो माइग्रेट होकर नहीं आए थे, वो पहले भारत में थे और अभी भी भारत में रह रहे हैं, ये उनकी बात करता है। लिखा है टेरिटरी ऑफ इंडिया, लिखा है शब्द स्पेसिफिकली, डोमिसाइल नागरिक नहीं रह रहे, समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? अब ये क्या बात करता है देखते हैं। ये आर्टिकल ये कहता है भैया, ध्यान से सुनो, इसमें 2 कंडीशंस देकर रखी है। पहली कंडीशन क्या है ना? ये आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग ऐसे लोग जो 19/7
1948 मतलब 19/7/1948 के पहले, बिफोर भारत के अंदर आ गए। ऐसे पाकिस्तान से लोग या ऐसे लोग जो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले, आफ्टर नहीं, बिफोर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत के अंदर आ गए। जैसे मान लिया कि कोई 19 जुलाई की जगह 19 जून को आ गया, कोई जून से पहले आ गया, या कोई जनवरी में आ गया, 19 जून को जनवरी को आ गया, उससे पहले जो भारत के अंदर आए हैं, ऐसे लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है। डेट याद रखना, इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये कहता है कि ऐसे लोग जो बिफोर मतलब पहले, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए, जैसे मान लेते हैं अपना छोटा भीम है, एग्जांपल के लिए समझाने के लिए ये चीज है। अब ये जो है, मान लो छोटा भीम कौन से गांव में रहता है, क्या नाम है छोटा भीम के गांव का नाम? ढोलकपुर नाम है। मान लो ढोलकपुर छोटा, वो पहले कहां पर था? वो पाकिस्तान में था, मतलब पाकिस्तान विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के अंदर चला गया। भीम क्या है? ढोलकपुर से आ गया। कब आ गया ये? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। भीम बोलता है यार मैं रह नहीं सकता। भीम जो है 15 सितंबर 1947 को ही आ गया। कहां गया? भारत के अंदर आ गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये किसके पहले आ गया? ये 19 जुलाई 1948 के पहले भारत के अंदर आ गया। तो ऐसे भीम जैसे सारे लोग जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए हैं, उनमें से किसको भारतीय नागरिक माना जाएगा? इसके लिए दो कंडीशन है। देखो, पहली कंडीशन क्या है? he or either of his parents or any of his grandparents was born in India। कि या तो वो तो हो नहीं सकता, या तो उसके माता पिता या दादा दादी या दोनों में से कोई एक भारत के अंदर पैदा हुए हैं। ये पहली कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन, he is residing in the India since the migration date। मतलब जब से वो आया है, जब से उसने माइग्रेट करा है, तब से वो भारत में ही रह रहा हो। ऐसा नहीं कि भैया वो 15 सितंबर 1947 को भीम आ गया भारत, उसके बाद भीम कहां चला गया? भीम चला गया यूके में भीम रहा 4 साल तक या 1 साल तक या 6 महीने तक, उसके बाद वो वापस भारत आ गया। नहीं, फिर नहीं मिलेगी उसको नागरिकता। नहीं, कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या? पहली कंडीशन की या तो उसके माता पिता या उसके दादा दादी भारत के अंदर रह रहे हो। दूसरी, जब से वो माइग्रेट होकर आया तब से वो भारत में रहा हो, ऐसा नहीं कि इधर उधर जा रहा है। ये पहली कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, ये उन लोगों के बारे में बात करता है जो कि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हैं, बाद जिन्होंने, इसके बाद, इस डेट के बाद जिन्होंने माइग्रेट किया। मतलब मान लो अपना जो भीम है 19/7/1950 के 1949 के अंदर माइग्रेट कर रहा है। 1 साल बाद, इस डेट के 1 साल बाद ही माइग्रेट करता है। अब इसने अगर 1 साल बाद माइग्रेट करा तो क्या क्या चीजें या क्या क्या चीजें इसको करनी पड़ेगी? ये केवल और केवल भारतीय नागरिकता माना जाएगा। जैसे पहली कंडीशन दी है, सेम हो गई, he or either of his parents or any of his grandparents was born in India। ये पहली कंडीशन। दूसरा, he has been living in India at least 6 months after migration। इस डेट के बाद एक छूट दे दी गई है, क्या? कि कम से कम 6 महीने से भारत में रह रहा हूं। जब अप्लाई करेगा नागरिकता के लिए तो कम से कम 6 महीने के लिए, कितना? कम से कम 6 महीने के लिए वो भारत में रह रहा हो। कम से कम 6 महीने से भारत में रहा हो। ऐसा नहीं कि आया और अप्लाई करने से 2 दिन पहले भारत में आता है और अप्लाई कर देता नहीं। ये भी देखा जाएगा कि कम से कम 6 महीने पहले से भारत के अंदर रह रहा हो। उसके बाद he has submitted his registration application। नागरिक बनना चाहता हूं मैं, ऐसी अपनी एप्लीकेशन इसने भारत का जो भी ऑफिस है जहां पर नागरिकता दी जा रही थी या भारत सरकार के सामने ऐसी एप्लीकेशन इसने प्रेजेंट कर दी हो। तीसरी चीज, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in the behalf by the government of India। और चौथी प्रोसेस ये होगी कि इसकी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लिया। रिव्यू करने के बाद भारत सरकार की तरफ से जिस अधिकारी को नियुक्त किया है लोगों को नागरिकता देने के लिए, उस अधिकारी ने इसकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर लिया हो। अगर ये चारों स्टेप्स इसने फॉलो कर ली तो फिर इसको भारत का नागरिक माना जाएगा। ये किसके लिए है? ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत के अंदर इंटर करें। याद रखना, इसकी दो कंडीशंस, एक 19 जुलाई 1948 के पहले वाली और एक 19 जुलाई 1948 के बाद वाली। ये कंडीशन किसकी है? 26 जनवरी 1950 को किसको भारत का नागरिक माना जाएगा? अभी की नहीं है, अभी की नहीं है, अगेन बोल रहा हूं। ये कंडीशन किसकी है? 26 जनवरी 1950 को किसको भारत का नागरिक माना जाएगा। एंडिंग डेट वही है 26 जनवरी 1950। अभिनव क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बहुत सारे लोग आए थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड प्रोडक्शन सरकार से दिखाती नहीं है, पब्लिक डोमेन पे कई चीजों का ऑफिशियल रिकॉर्ड है नहीं, है ना? फिर 19 जुलाई क्यों लिया है? ले लिया, क्या डिसाइड कर रही थी डेट, वो ले, है ना? तब सोए बेटा, ये समझना इसको, ठीक है? डूब मत जाना इसमें और सिटीजनशिप पूरा पढ़ेंगे, अपने को इतना नहीं करना है। समझना, समझा रहा हूं मैं इसलिए अच्छे से, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, कोई भी एग्जाम दे दो। सर 6 महीने तो बहुत कम टाइम है। बेटा कम टाइम इसलिए क्योंकि एंडिंग डेट इसकी 26 जनवरी 1950 है ना। एंडिंग डेट भी तो कमी है। ये देखो 1950 को किसको मानेंगे नागरिक, ये देख रहे हैं लोग, तो एंडिंग डेट भी इसकी छोटी है, इसीलिए 6 महीने कम है नहीं। पर देखो सरकार का मामला रहता है, अपन कुछ कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं है। क्लियर है? चलो तब अपन जाते हैं आर्टिकल 7 की तरफ। दिस इज आर्टिकल 7। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। देखो आर्टिकल 7 क्या कहता है, इसको पहले अपन दूसरे तरीके से समझ लेते हैं और उसके बाद समझेंगे। आर्टिकल 7 ये कहता है, ध्यान से सुनना, काफी इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। देखो कई ऐसे लोग थे जो आजादी के टाइम पर, मतलब माइग्रेशन के टाइम पर 1947 के टाइम पे भारत से निकल के कहां चले गए? भारत से निकल के वो लोग चले गए पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुछ टाइम रुके, मजा आया? पाकिस्तान में रुक के आया होगा मजा? नहीं आया मजा। क्या मजा आएगा वहां पे? लगा यार ये तो क्या है देश, मतलब ये तो देश है नहीं, ये तो टुकड़ा है जमीन का, यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा है, मतलब वही मजा नहीं आ रहा है, वो वाली जो चलता है ना, तो मजा नहीं आया उनको। अब इन लोगों ने क्या बोला कि नहीं यार पाकिस्तान में तो रह नहीं सकते, क्या करें, चलो वापस बोरिया बिस्तर पैक करके जहां से आए थे वापस क्या आ गए साहब, हमको वापस। सेम थिंग, ऐसे लोगों को सिटीजनशिप कब मिलेगी? इन कौन से लोग हैं? ये ऐसे लोग जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए और बाद में वापस से जब मजा नहीं आया तो वापस से पाकिस्तान से भारत के अंदर माइग्रेट कर दिया। ये ऐसे लोग हैं। आर्टिकल 7 ऐसे लोगों के बारे में बात करता है। द पीपल हु केम बैक फ्रॉम द पाकिस्तान, फर्स्ट दे मूव टू द पाकिस्तान, और जब वहां मजा नहीं आया तो दे केम बैक फ्रॉम द पाकिस्तान, वापस से पाकिस्तान से वापस भारत में आ गए। ऐसे लोगों के अधिकारों के बारे में जो आर्टिकल बात करता है वो है हमारा आर्टिकल 7। अभी क्लियर हुआ कैसे लोगों के अधिकारों के बारे में बात कर रहा है? हाँ, ये है आर्टिकल 7 हमारा, है ना? मजा नहीं आ रहा होगा उनको।
हाँ रितेश, बिल्कुल बिल्कुल। 26 जनवरी 1950 पूरे देश, अभी नहीं, अभी के कॉन्टेक्स्ट में लेके मैं चलना, मेरी बात ध्यान रखना। 5, 6, 7 और 8, 26 जनवरी 1950 को किसको भारत का नागरिक मानेंगे उसकी बात करेगा, है ना, याद रखिए। अब देखो इसके लिए क्या, ऐसे लोगों के लिए क्या सिस्टम बना के रखा सरकार ने, वो अपन देख लेते हैं। ये कैसे लोग थे? राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ऐसे माइग्रेंट्स, कुछ ऐसे माइग्रेंट्स जो पाकिस्तान से आए थे। कैसे माइग्रेंट्स थे? पहले भारत से कहां चले गए साहब? पाकिस्तान चले गए, और फिर वापस से क्या है, हमारे देश में आ गए, एंड दे हैव प्लान टू रीसेटल इन इंडिया अगेन। ठीक है, दे हैव प्लान टू रीसेटल इन इंडिया अगेन। इनके लिए क्या कंडीशंस है? इनमें से किसको भारत का नागरिक मानेंगे? सबसे पहली कंडीशन, they has to fulfill all conditions of article 6। आर्टिकल 6 में नागरिक बनने की जो भी कंडीशंस दी गई थी, बिफोर वाली और आफ्टर वाली, दोनों कंडीशंस को आप देख लो। अब इसमें कौन सी कंडीशंस? आफ्टर वाली जो कंडीशंस थी, जुलाई 1948 के बाद वाली जो कंडीशंस थी, आफ्टर वाली जो कंडीशंस थी, वो सारी कंडीशंस इनको फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन तो क्या है? आर्टिकल 6 के अंदर जो आफ्टर वाली कंडीशन थी, वो सारी की सारी कंडीशन इनको फुलफिल करनी पड़ेगी अगर इनको भारत की नागरिकता चाहिए तो। दूसरी चीज कि ऐसे लोग, ये देखो कंडीशंस कौन सी है, ये वही वाली कंडीशंस है जो तुमने आफ्टर वाली देखी है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ये वही वाली कंडीशंस है। दूसरी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट थी, जो इसमें लिखी नहीं है बट ये काफी इंपॉर्टेंट थी, ऐसे लोगों के आने के बाद भारत सरकार की कई एजेंसीज में नाम नहीं लूंगा, उनको एक डर था, तो कंफ्यूज मत होना, ये वही वाली कंडीशंस है। दूसरी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट थी, जो इसमें लिखी नहीं है बट ये काफी इंपॉर्टेंट थी, ऐसे लोगों के आने के बाद भारत सरकार की कई एजेंसीज में नाम नहीं लूंगा, उनको एक डर था कि ये ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान सरकार ने ट्रेन किया, ये हो सकता है पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी या खुफिया एजेंसी के लोग, तो ये चीजें तो उनको फुलफिल करनी थी। इसके अलावा ऐसे लोगों के ऊपर स्पेशल, अगर मैं बात करूं तो स्पेशल तरीके से नजर रखी गई थी भारत सरकार ने, ऑफिशियली मेंशन नहीं। आपको देखो ना, एक आदमी पाकिस्तान जाता है, कुछ समय पाकिस्तान रहता है, उसके बाद पाकिस्तान से वापस भारत आता है और कहता है कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। अब बताइए किसके ऊपर शक होना लाजमी है या नहीं? यस और नो, आप खुद सोचिए इस बारे में। कैसे आदमी के ऊपर शक करना चाहिए, यस और नो? हो सकता है कि उसका इंटेंशन चेंज हो गया हो सकता है कि उसका मोटिव चेंज हो गया होगा। आप बताइए कैसे आदमी पे शक करना सही है गलत है? मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? लाजमी चीज यार, आप समझो। देखिए किसी का ब्रेन वॉश करना इट्स नॉट बिग डील, बड़ा आसान चीज है। तो ये कहीं आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, बट ऐसे लोगों को नागरिकता देने से पहले सरकार ने इनकी इतनी जांच करी थी, बहुत इंट्रोगेशन हुआ इनका, बहुत रिसर्च करी, और इनको नागरिकता भी काफी लेट मिली थी, एकदम से नहीं मिली थी इनको नागरिकता। यहाँ आर्टिकल 6 वालों को तो बहुत जल्दी मिल गई थी, क्योंकि केवल पाकिस्तान से एक बार में आ गए थे। इनको नागरिकता देने में बहुत समय लगाया था सरकार ने, बहुत सोचा, बहुत विचार किया, उसके बाद इनको नागरिकता दी थी सरकार ने। ये पॉइंट याद रखना, ये इंटरेस्टिंग चीज है, समझना पड़ेगा आपको, है ना। देखो ब्रेन वॉश करना, इम्प्लांट करना स्लीपर सेल्स को, अपने एजेंट्स को इम्प्लांट करना, उसके कई तरीके हैं। तो बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड की। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये जो सीक्रेसी वाला गेम है, ये बहुत बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? रशिया और अमेरिका के बीच में, रशियन स्पाई, अमेरिकन स्पाई, एक दूसरे के, किसका न्यूक्लियर प्लांट कहां पर है, किसका न्यूक्लियर प्लांट कहां पर है, कोल्ड वॉर, क्योंकि आपस में तो लड़ नहीं सकते थे एक साथ आपके सामने आके। ये चीजें बहुत बढ़ रही थी। रशिया चाहता था कि साहब उसके कुछ सेल्स हमें पाकिस्तान के अंदर इम्प्लांट हो जाए, अमेरिका चाहता था कि उसके कुछ सेल्स पाकिस्तान के नागरिक जो वो भारत के अंदर चलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसे चल रही, बहुत सारी चीजें। तो सरकार ने इस टाइम पर इनको जो नागरिकता प्रदान की है ना, उनकी इनकी बहुत जांच परख करके दी, मतलब ऐसे नहीं, बहुत जांच परख करके दी। तो ये आर्टिकल 7 के द्वारा इनको ऐसे नागरिकता मिली। क्लियर हो गया? क्लियर है? अरे साक्षी, अपने को सीमा हैदर को सिटीजनशिप मिल गई, अरे क्या करना, कहां से मिल जाएगी सिटीजनशिप? पैसे नहीं मिल जाते। ये डेट है ना 19, अरे मैंने फिर बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक कुछ नहीं है साहब इस डेट में। एक डेट लेना थी तो 19 जुलाई ले ली, उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है। अब हर डेट का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है ना। अब जैसे तुमने को बताओ 26 जनवरी रावी नदी के तट पर उस टाइम पर क्यों सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि 26 जनवरी को मनाएंगे अपन? क्यों बोला? कुछ स्पेसिफिक था क्या डेट का? नहीं था। अब भाई जो डेट थी वो ले ली, समझो इस चीज को। ऐसे स्पेसिफिकेशन हर चीज का नहीं होता, ये पॉइंट याद रखना है ना। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए आर्टिकल 8 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 8, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 8 उन लोगों के बारे में बात कर रहा था कि ऐसे लोग, जब देश का संविधान लागू हुआ 1950 को, ऐसे लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं, रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भारत से बाहर रह रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग थे जो भारत से बाहर रह रहे थे। कोई ब्रिटेन पढ़ने गया था, कोई यूएसए पढ़ने गया था। आजादी के टाइम पर भी भारत में कई लोग ऐसे थे जो उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाते थे, यूएसए तो नहीं जाते थे, ब्रिटेन जाते थे। तो ऐसे लोग जो 26 जनवरी 1950 के समय भारत के अंदर नहीं रह रहे हैं, दे आर नॉट रेसिडिंग इन इंडिया, दे आर रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया। तो उनमें से किन लोगों को भारत का नागरिक माना जाए, इसके लिए आर्टिकल 8 ने बात करी। ठीक है, आर्टिकल 6 किसके बारे में बात कर रहा है? ऐसे लोग जो पाकिस्तान। आर्टिकल 5 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 5 उनके बारे में बात करता है ऐसे लोग जो ऑलरेडी भारत के अंदर, उनमें से किसको नागरिक मानेंगे? आर्टिकल 6 किसके बारे में बात करता है? ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए, उनमें से किसको नागरिक मानेंगे? आर्टिकल 7 किसके बारे में बात करता है? ऐसे लोग जो पहले भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर भारत आ गए, अब उनमें से किसको नागरिक मानेंगे? आर्टिकल 8 इसके बारे में बात करता है कि ऐसे लोग, ध्यान से सुनो, आर्टिकल 8 इस बारे में बात करता है कि ऐसे लोग जो आजादी के समय, जब देश का संविधान लागू हुआ, तब भारत में नहीं थे, भारत के बाहर रह रहे हैं, अब उनको भारत की नागरिकता चाहिए क्योंकि उनके एंसेस्टर्स, माता पिता कोई ना कोई भारत के अंदर रह रहे होंगे, तो उनको कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी और ऐसे लोगों को भारत का नागरिक कब माना जाएगा? इसके लिए उनको दो कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली, he or either of his parents or any of his grandparents was born in India, कि या तो वो खुद, जो व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहता है और बाहर रह रहा है, ब्रिटेन में रह के पढ़ रहा है, अमेरिका में रह के पढ़ रहा है, या तो वो खुद, या तो उसके माता पिता या उसके दादा दादी में से कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर पैदा हुआ हो। पहली कंडीशन ये फुलफिल करनी पड़ेगी। दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली है कि या तो वो खुद, हो सकता है कि उसका जन्म भारत में हुआ, भारत में जन्म होते ही वो कहां चला गया? वो ब्रिटेन चला गया पढ़ाई करने के लिए, किसी रीजन की वजह से इधर दिक्कत हो गई यहाँ पर। या तो वो खुद भारत में पैदा हुआ, चलो वो पैदा नहीं हुआ, तो या तो उसके माता पिता, माता पिता में से कोई एक लिखा, either of his parents, his और her parents, है ना। महिलाएं कृपया, सॉरी गर्ल्स कृपया ऑफेंडेड मत होना, सर ही क्यों लिखा है, हर क्यों नहीं लिखा, दोनों की बात कर रहा हूं कि या तो उसके माता पिता में से कोई एक, या एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, या दादा दादी जी में से भी कोई एक भारत के अंदर पैदा हुआ हो। अच्छा मुझे बताओ, जब मैं ग्रैंड पेरेंट्स की बात करता हूं तो उसमें नाना जी आते हैं क्या? मैटरनल साइड वाले आते हैं क्या? मम्मी की साइड वाले, नाना जी, नानी जी, ये लोग आते हैं क्या? या ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर दादा दादी आएंगे? बताइए। नहीं आते।
पॉइंट याद रखना, ठीक है। मैटरनल के अंदर नाना नानी नहीं है, दादा दादी आते हैं, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। दादा दादी आते हैं, नाना नानी नहीं आते, ये पॉइंट याद रखना, क्लियर है। इसके बाद दूसरा, एक बच्चा मुझे सर नेपाल से, नेपाल कहाँ मानेंगे, नेपाल इंडिया के अंदर था पहले कभी, उसको ना नेपाल यूएसए, अपन तो सेम ही मान रहे हैं ना जो बाहर के व्यक्ति। दूसरा, इफ डिप्लोमेट्स ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेड इन एज सिटीजन ऑफ इंडिया, देखो सीधी सी बात है कि जिस भी कंट्री के अंदर अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, उसके उस बच्चे का जन्म यूएसए के अंदर हो गया, तो वहां का जो इंडिया का ऑफिस था, वहां का जो डिप्लोमेट ऑफिस था, वहां पर उस बच्चे को एज भारतीय नागरिक या उसकी नागरिकता के आगे भारतीय उन्होंने लिखवाया हो कि नहीं भैया ये जो नागरिक है ये भारतीय है, जैसा कि आज भी होता है दूतावास के अंदर आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है कि बच्चा भारतीय है, दूसरी जगह का है। तो ये दो कंडीशंस में से दोनों को ही फुलफिल करना जरूरी है ऐसे लोगों के लिए जो 26 जनवरी 1950 को जिनको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये 4 आर्टिकल्स जो काफी इंपॉर्टेंट है, हमने उसके बारे में बात करी। अब आता है हमारा आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 बहुत आसान बट काफी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 9 आज भी लागू होता है, ठीक है। आर्टिकल 9 आज भी काफी इंपॉर्टेंट है, केवल 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है, केवल 26 जनवरी 1950 की बात नहीं करता है। आर्टिकल 9 आज के लिए भी है। आर्टिकल 9 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 9 ये कहता है पर्सन वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, और ये टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप है। मतलब एग्जांपल की बात करें कि मान लो कोई आदमी था, उस आदमी ने क्या करा, उसके पास भारत की नागरिकता है, वो कनाडा के अंदर रहने गया, कनाडा के अंदर उसने क्या करा, कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली, बिना भारत सरकार को बताए, बिना भारत सरकार से बात किए, बिना अपनी सिटीजनशिप सबमिट किए। याद रखो तुम अपनी सिटीजनशिप सबमिट कर सकते हो, करनी पड़ेगी ना, तुमको यूएसए की सिटीजनशिप मिल रही है, तुम्हारे पास इंडियन सिटीजनशिप भी है, तो ऐसा नहीं कि बिना पूछे यूएसए की सिटीजनशिप ले ली तुमने, नहीं। तुम जब इंडियन सिटीजनशिप सबमिट करते हो, जब तुम भारत की नागरिकता सबमिट करते हो, तो तुमको होम मिनिस्ट्री से एनओसी मिलती है। एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी में लिखा रहता है कि भैया ये आतंकवादी नहीं है, इसके ऊपर भारत में कोई केस नहीं, इसके ऊपर ना कोई सिविल केस चल रहा है ना क्रिमिनल केस चल रहा है, मतलब तुमको क्लीन चिट भारत सरकार देती है। और वो एनओसी तुमको ग्रीन कार्ड हासिल करने से पहले यूएसए के डिप्लोमेट ऑफिस के अंदर, यूएसए के अंदर सबमिट करनी पड़ती है। उसके बिना तुमको दूसरी कंट्री की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये पॉइंट याद रखना। ऐसा नहीं होता कि बस मिल गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये पॉइंट याद रखना। ऐसा नहीं होता कि तुमने दूसरी कंट्री की ऐसी ले ली। हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं। मैं यूएसए की बात करूंगा बिकॉज़ यूएसए के अंदर रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं। जब तक एनओसी नहीं मिलेगी, याद रखना, जब तक तुमको एनओसी नहीं मिलेगी, तुम किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता, अच्छी कंट्री की नागरिकता नहीं ले सकते। अब तुम बुरा नहीं, सर हम तो सेशल्स के अंदर जाने वाले हैं, यहाँ ऐसी कंट्री में जाएंगे जहाँ की इकोनॉमी कोई मतलब, वो दे देंगे तुमको नागरिकता, क्योंकि उनको जरूरत है पैसे की, दिक्कत नहीं। पर अच्छी कंट्री में जाओगे तो तुमको एनओसी लेनी पड़ती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, की भारत में तुम अच्छे व्यक्ति थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तुम्हारा, केस वेस नहीं चल रहा है, नहीं तो हर आदमी जिसने मर्डर कर दिया, उसने मर्डर करने के बाद दूसरी कंट्री की नागरिकता ले लेगा भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अब विजय माल्या की अपन बात करें, विजय माल्या कहाँ था, ब्रिटेन के अंदर, नागरिकता उसकी कहाँ की, भारत की। ब्रिटेन की नागरिकता वो नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता पता है, एनओसी नहीं देगी सरकार उसको। एनओसी देगी क्या सरकार उसको, नहीं देगी एनओसी सरकार, क्यों, यहाँ पे घोटाले करके बैठा है। फिर बहुत सारी चीजें रहती है, समझना पड़ेगा तुमको, क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पर ये कहता है कि अगर तुमने दूसरी कंट्री की नागरिकता ले ली बाय चांस, किसी कंट्री की, तो भारतीय नागरिकता तुम्हारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। दैट्स इट, क्या हो जाएगी, टर्मिनेट, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी तुम्हारी नागरिकता। क्लियर है, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। विशाल बोला सर मैं एनओसी लेकर रशिया जाऊंगा, क्या करोगे रशिया जाके, ठंड इतनी है, तो वहाँ इतने रूड लोग हैं ना रशिया, मतलब मैं रेसिज्म नहीं फैला रहा हूँ बट इतने रूड है ना, तुम एक दिन नहीं रह सकते यहाँ। तो तुम किसी की बाइक को, कार को कट मार के निकल जाओ, वहां कट मार के दिखा दे। रशिया में कम्युनिज्म है, तुम डेमोक्रेटिक कंट्री से ऐसी कंट्री में जा ही नहीं सकते जहां पर कम्युनिज्म है। बिलीव मी, एक दिन नहीं रह पाओगे वहां पे, तुम एक दिन नहीं रह सकते कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर। तुम बोलोगे हमारे फंडामेंटल राइट, हमारा अधिकार, वो बोले तुम्हारे कोई फंडामेंटल राइट अधिकार नहीं, कम्युनिस्ट कंट्री यहाँ पे उनको जो करना है वो करेंगे। ये बात ध्यान रखना, कम्युनिस्ट कंट्री की सबसे बड़ी गलती है, लोग क्यों नहीं सेटल होते रशिया के अंदर। सुना तुमने कि कोई रशिया में जाके रह रहा है, सुना तुमने कि कोई चाइना में जाके रहना चाहता है, क्यों, कम्युनिस्ट कंट्री से कम्युनिस्ट कंट्री में कोई रहना नहीं चाहता। तुमने तुम्हारे बैंक के अंदर 50 लाख रुपए जमा करे, कल से सरकार बोलती है पैसे हमारे, तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, डेमोक्रेसी नहीं, कम्युनिस्ट कंट्री हो। कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर तुम रह नहीं सकते, कोई सेंस नहीं बनता कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर रहने का। और ऐसा आदमी तो भारत के अंदर है ना, वो तो रह नहीं सकता। बिलीव मी, मैं देखा है मेरे बहुत देश, लिटरली भारत से अच्छा देश कोई भी नहीं है। बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है, बस वही मामला है। हमको लगता है कि हमारा यहाँ मजा नहीं आ रहा, वहाँ देखो वहाँ कुछ मजा नहीं आएगा। घूमने फिरने के लिए अच्छे होते हैं देश, इनके रूल्स रेगुलेशन, यहाँ तुम जहाँ बांध दिया करके कुछ भी सरकार के बारे में बोल दिया, वहाँ बोल के दिखा दो। इनकी अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से हिटलर ने अपने स्पाई की पूरी सेना खड़ी करके रखी थी कि भैया देश में जो भी मेरे बारे में बोल रहा है उसको बताओ, मैं उसको मार डालूंगा। पिता बेटे पे शक करता था हिटलर के टाइम पे कि यार ये कहीं हिटलर की स्पाई सेना का आदमी तो नहीं, या बेटा पिता शक करते थे कि यार मैं हिटलर के बारे में बुरा बोलूंगा, मेरा बेटा उसका स्पाई का तो नहीं है। ये याद रखो, कम्युनिस्ट कंट्रीज कभी भी सही नहीं हो सकती है कैसे आदमी के लिए जो खुल के जीना चाहता है। ये बात ध्यान रखना। रशिया में क्या था, लॉकडाउन लगा, पुतिन ने क्या बोला, या तो 5 दिन तुम घर में रहो, लॉकडाउन के टाइम पे, या 50 साल में तुमको जेल में डालूंगा, बस बात खत्म। ये रिक्वेस्ट नहीं करी, अपने रिस्क के साथ अंदर रह लो, पुलिस ने डंडे नहीं मारे वहां, एक शब्द था उसका, या तो 5 साल 5 दिन घर में रह लो, या 50 साल जेल में गुजार दो, बात खत्म हो गई। समझो चीजें, ओके। बोलते हैं ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिटरली इट मींस है कि नहीं। चलो आगे बात करते हैं, क्लियर हो गया आर्टिकल 9। अनामिका सर वहां लोग, उनको आदत है वैसी आदत हो गई उनको फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहते हैं। तुमने सुना रशिया में क्या, हाँ सब था सूरज, हाँ विजय माल्या को यूके हैंड ओवर नहीं कर रहा है, या नहीं करेगा। यूके क्यों करेगा, देखो जिसको पैसे से मतलब, उसके पास अच्छा खासा पैसा है, वो यूके के अंदर बिजनेस में पैसा लगाता है, तो उसको यूके से प्रोडक्शन मिला हुआ है। मैं तुमको एक चीज बात बता दूं, कोई भी देश किसी दूसरे देश का दोस्त नहीं है। इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप को हटा दो, इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप काफी पुराना और काफी अच्छा है, क्योंकि हमने उनकी तब मदद करी थी जब उनके साथ कोई नहीं था, और वो अपने हमेशा सपोर्ट करता है। इस रिलेशनशिप को छोड़ दो तो बाकी जो अपने रिलेशनशिप है हर कंट्री से, वो सिर्फ बिजनेस पर्पस वाले हैं। रशिया से अपन S-400 और बहुत सारे वेपन खरीदते हैं, यूएसए से अपन क्या है ऑयल खरीदते हैं, पेट्रोलियम खरीदते हैं। तो ये पैसा बोलता है, पैसा तुम्हारी दूसरी कंट्री से तुम रिलेशनशिप तुम्हारे अच्छे कर, क्योंकि पैसा बोलता है। चाइना अपने को ज्यादा छेड़छाड़ करता था, क्यों कर रहा था उस टाइम पे छेड़छाड़, अपन चाइना के चीजों का बहुत विरोध कर रहे थे, तो चाइना को क्या लगा, अब इनसे मेरे को बिजनेस में फायदा नहीं, चलो मैं इनको छेड़ना शुरू कर देता हूं। तो पूरा खेल पैसे, समझो इस चीज को। हर कंट्री पैसे के ऊपर बोलती है, तुम हमसे बिजनेस करो तो हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हमसे बिजनेस नहीं करोगे तो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, बट हम न्यूट्रल रहेंगे। ये समझो, समझना पड़ेगा। डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट बिजनेस राइट नाउ, आज के टर्म के अंदर देखो है कि।
बट रशिया स्टूड विद अस ड्यूरिंग 1971 वॉर में वो क्यों खड़ा हुआ है? आप समझो ना, पाकिस्तान को सपोर्ट किसका था? यूएसए को था। रशिया उस हर कंट्री का सपोर्ट करता जिस कंट्री के अगेंस्ट यूएसए था। उस टाइम यूएसए अपने अगेंस्ट था, यूएसए ने अपने शिप्स भेज दिए थे नेवल। आई बात समझ में? कोल्ड वॉर है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बस ये चीज चल रही थी। हमने उसका हाथ नहीं पकड़ा, रशिया का। हमने बोला साहब तुम जाओ अपने घर, हमको कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। अमेरिका ने हाथ पकड़, हमारी पाकिस्तान ने अमेरिका का हाथ पकड़ लिया, हमने किसी का हाथ नहीं पकड़ा। रशिया ने बहुत हमको सहारा देने की कोशिश करी कि हमारा हाथ पकड़ लो, हमसे ये ले लो वो ले लो। जितनी मदद हमको लेनी थी हमने बिल्कुल नेग्लिजिबल ली। हमने एक मदद ली कि साहब टेक्नोलॉजी के अंदर तुम हमको थोड़ा बहुत सहारा दे दो। जैसे एग्जांपल की बात करें कि सेकंड 5 ईयर प्लान में जब अपन हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे थे तो अपन ने रशियन रेवोल्यूशन से थोड़ा बहुत आइडिया लिया। बाकी इंडस्ट्रीज को अपन ने देखा कि कैसे हमको अपनी दुनिया के अंदर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है। हमने ये फायदा लिया। हमने ये नहीं बोला कि तुम पैसा दो उनको बहुत सारा और तुम अपनी बड़ी बड़ी मशीन्स को भारत के अंदर भेजो। लोन अपन ने नहीं लिया रशिया से कभी उस चीज के लिए। हमने उनको जो भी चीजें करी वो पेमेंट देके करी। ये पॉइंट याद रखना, बिकॉज जब तुम किसी के कहते हैं ना कि फ्री में कोई चीज, तुमने किसी से कोई चीज ले ली तो फिर तुम उसके थोड़े से इन्फ्लुएंस के अंदर आई जाते हो। ये अपन ने शुरुआत से नहीं करा तो बहुत अच्छी चीज याद रखिएगा। नेशनल इंटरेस्ट में चीजें सही नहीं होती कभी भी। चलिए इसके बाद आता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, कि भारत का नागरिक कब तक किसी को माना जाएगा। ये पॉइंट याद रखना है। कहता है every person who is or is deemed to be the citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall subjected to the provisions of any law that may be made by parliament continue to be such citizen। ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल ये कहता है कि भारत की नागरिकता मान लो किसी व्यक्ति ने प्राप्त कर ली, किसी भी तरीके से प्राप्त करी, वो जो 5 तरीके हैं अपने पास, उन 5 तरीके में से किसी भी एक तरीके से किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो वो भारत का नागरिक केवल तब तक रहेगा जब तक कि अपनी पार्लियामेंट चाहती है। पॉइंट याद रखना, जब तक अपनी पार्लियामेंट चाहती है। अगर पार्लियामेंट ने कोई नया कानून बना दिया कि भाई आज से ऐसे लोग भारत के नागरिक नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। आर्टिकल 10 पार्लियामेंट को अधिकार देता है किसको लेकर? कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप को लेकर, कि कब तक कोई व्यक्ति भारत का नागरिक रहेगा ये डिसाइड करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास। दैट्स इट, काफी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? अरे सोहेल, सिटीजनशिप में सिर्फ ये आर्टिकल्स नहीं आते बेटा, सी आता है ना, टी आएगा। क्या तक समझ में आ गया? आर्टिकल 10 क्लियर हो गया? सीधी बात है साहब, मैं चाहूंगा कि तुम कब तक मेरे घर में रहोगे? अरे कोई अपने घर में, अपना घर है, एग्जांपल के तौर पे आर्टिकल 10 को समझो। मेरा घर है, 3 मंजिले की बिल्डिंग है मेरे घर की, नीचे मंजिल में मैं रहता हूं और ऊपर की 2 मंजिल मेरे को किराए से देनी है ना। किराए से देने के या किराए से मेरे घर में रहने के मान लेते हैं 5 तरीके। 5 तरीके में से किसी भी 2 तरीकों से 2 किराएदार मेरे घर में आ गए। अब वो कब तक मेरे उस घर में टिके रहेंगे मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं कल से नया कानून बना दूंगा, नया कॉन्ट्रैक्ट बना दूंगा तो बाहर भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि हम रहेंगे ना, मेरे ऊपर। अच्छा, वो वही चीज आर्टिकल 10 उसी के बारे में बात करता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। कंटिन्यूएंस कब तक चलेगी ये चीज? ये भारत में किसके पास है ये अधिकार? केवल पार्लियामेंट के पास, केवल पार्लियामेंट के पास। आई बात समझ में? हां, सिटीजनशिप खत्म भी हो सकती है, पार्लियामेंट के पास अधिकार है भी, बिल्कुल है अधिकार। लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देखो लिखा है, सब क्लियर है ना? पर ऐसे कौन करेगा सिटीजनशिप का? अब सरकार ये कानून बना देगी कि भैया देखो, एग्जांपल के तौर पे सरकार ने कानून बना दिया कि जो व्यक्ति देशद्रोह करेगा उसकी नागरिकता ली जा सकती है। तो क्या सरकार गलत करेगी? कर सकती है सरकार, और करना चाहिए। देश से बड़ा कुछ नहीं है। क्या देश से बड़ा कुछ नहीं भाई साहब? देश से बड़ा देश में रहो और उसके बाद अगर आप देशद्रोह करो फिर आपकी नागरिकता ली जा सकती है। तो ये गलत नहीं है, अधिकार सरकार के पास है ना। सीएए पढ़ेंगे बेटा तब रखना पड़ेगा। आर्टिकल 11 क्या कहता है? अब देखो आर्टिकल 10 और 11 में बड़ा स्लाइटली सा डिफरेंस है। आर्टिकल 11 ये कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट है कि संविधान बनने से के बाद, संविधान बनने के बाद जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून है वो केवल और केवल कौन बना सकती है? भारत की पार्लियामेंट बना सकती है, संसद बना सकती है। इसको नोट कर लो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं कहता आर्टिकल, ज्यादा कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये आर्टिकल केवल ये बोलता है साहब कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। ये अधिकार संसद के पास है। आर्टिकल 10 क्या कह रहा था? आर्टिकल 10 ये कह रहा था कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिली है तो नागरिकता तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि संसद कानून बना के उसको समाप्त नहीं कर देता। ये पॉइंट। और आर्टिकल 11 एक छोटी सी लाइन कहता है, आर्टिकल 11 कि भारत के अंदर नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद के पास है, केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास इस तरह का कोई भी अधिकार नहीं है। प्रियंका कैन जुडिशियल इंटरफेयर, जुडिशरी कहीं भी इंटरफेयर नहीं करती है। पॉइंट याद रखना, जुडिशरी मन से इंटरफेयर कभी नहीं करेगी प्रियंका, मन से नहीं करती। उनके सामने कोई मामला आएगा तो करती है, और स्यू मोटो खुद से जब करना होता है वो बहुत बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में खुद से कुछ करती है। अदरवाइज जुडिशरी केवल तभी करती है जब उनके सामने कोई मामला आता है, पर खुद से वो कोई नया कानून नहीं बना सकती। ये पॉइंट याद रखना, जुडिशरी प्रोटेक्ट कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है। अगर कोई कानून संविधान से अलग है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, बट जुडिशरी कोई नया कानून मन से नहीं बना सकती। एग्जांपल के तौर पे क्या हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक नया फंडामेंटल राइट मन से बना सकता है? यस और नो? कि साहब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि एक नया फंडामेंटल राइट होना चाहिए तो क्या इसको बना सकता है? यस और नो? जल्दी बताओ। आदित्य बात करेंगे रिफ्यूज के बारे में भी, पहले अपन बेसिक पढ़ लेते हैं फिर अपन करेंगे। बताइए क्या हमारी जुडिशरी, यस और नो पहले बताओ, क्या हमारी जुडिशरी फंडामेंटल राइट्स को लेके एक नया अधिकार मन से बना सकती है? नहीं बना सकती। तो क्या सिटीजनशिप को लेकर कोई अधिकार बना सकती है क्या? क्या सिटीजनशिप को लेकर कोई कानून बना सकती है क्या? नहीं बना सकती भाई, लिखा है आर्टिकल 11 साफ बोल रहा है सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास है। जुडिशरी स्यू मोटो डिसीजंस लेती है, वो लॉ नहीं बना सकती। जुडिशरी इज नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, जुडिशरी इज अ लॉ प्रोटेक्टिंग बॉडी। लॉ को प्रोटेक्ट करती है, कानून को प्रोटेक्ट करती है, देखती है कि जो कानून बनाया है वो संविधान का वायलेशन तो नहीं कर रहा, इंटरप्रेट करती है। मेकिंग बॉडी कौन है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजें। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? जैसे हर्ष, बिल्कुल मिजोरम वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, क्या बोला था कि हम इंटरवेन करेंगे पर करानी बहुत कम मुद्दों पे करती, और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला था कि हम नया कानून बनाएंगे, वो कर नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आल्सो हैव सम लिमिटेशंस। समझिए? क्लियर है? समझिए। आगे बढ़े, आर्टिकल 11 तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कुछ भी थोड़ी करते तो फिर तो पार्लियामेंट कुछ भी बोलकर हमारी सिटीजनशिप को ले सकते नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ भी बोल के लेगी सिटीजनशिप तो बैठी है ना जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है? कुछ भी पार्लियामेंट नहीं कर सकती। जहां पर भी पार्लियामेंट ने अपने पावर्स का मिसयूज किया है कि नहीं, अपने पावर्स का मिसयूज किया, संविधान से बाहर जाके काम करने की कोशिश करके जुडिशरी बैठी तो है प्रोटेक्ट करने के लिए। डरते क्यों तुम लोग? पार्लियामेंट के पास पावर है कि संविधान से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान पार्लियामेंट बनाएगी। आर्टिकल 11 को पावर देता है, बट क्या आर्टिकल 11 ये पावर देता है कि वो कैसा भी कानून बना सकती है? याद आया? कौन सा? आर्टिकल 14 के अंदर कुछ 2 चीजों की बात करी थी अपन ने।
इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और दूसरी क्या थी बताओ? समझो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुडिशियल रिव्यू आ जाएगा वहां पे अगर पार्लियामेंट ने गलत चीज करी तो। समझो इस चीज को, कानून है बट एब्सोल्यूट नहीं है ना, सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आर्बिट्ररी एक्शन नहीं कर सकता लेजिस्लेचर। आर्बिट्ररी मतलब मनमाना, कुछ भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपके वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहे। बेसिक स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल फ्रीडम भी आती है, इंडिविजुअल फ्रीडम को वायलेट थोड़ी कर सकते जब तक तुम नागरिक हो, तभी तक तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स है बहुत सारे। आर्टिकल 19 की अगर मैं बात करूं तो नागरिक को दिए जा रहे भारत के, तो अगर सरकार ये चेंज कर देगी तो डायरेक्टली वो किसके ऊपर हिट कर रही है, इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर हिट कर रही है, तो सरकार नहीं कर सकती। तो समझो है ना, बहुत आसान चीज है, कनेक्ट करना सीख जाओ। यूपीएससी और क्या मांगता है, चलो ठीक है आगे अपन बात करते हैं। देखो 26 जनवरी 1950 के बाद की अगर अपन बात करें, कुछ समय बाद की बात करें कि साहब आज किसको भारत का नागरिक माना जाएगा, किसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, चीजें कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, जाएगा किसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, चीजें कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, इसको लेकर क्या है एक एक्ट आया है, दैट इज द सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाला। इसमें कई बार अमेंडमेंट किए जाते हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2019 के अंदर। अब ये क्या बताता है, पहले तो ईयर याद करो 1955 वाला, इसमें कई बार अमेंडमेंट हुआ है ना, बहुत बार 2005 में भी हुआ है, 15 के अंदर भी हुआ था, 19 के अंदर भी हुआ है, कई बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है। ये एक्ट क्या बताता है, ये एक्ट ये बताता है कि आज के टाइम पर अगर किसी को भारत का नागरिक बनना है तो कैसे बन सकता है, और आज के टाइम पे अगर किसी की भारत की नागरिकता जा सकती है तो वो कैसे जा सकती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत की नागरिकता पाने के, एक्वायर करने के इसमें कितने तरीके बताएं, 5 तरीके, कैसे किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। पहला जन्म से, दूसरा डिसेंट मतलब पूर्वजों के द्वारा, तीसरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो काफी आसान है, चौथा नेचुरलाइजेशन जो सबसे मुश्किल प्रोसेस माना जाता है, और पांचवा इनकॉर्पोरेशन। तो 5 तरीके हैं जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है, और 3 तरीके हैं कैसे किसी व्यक्ति की भारत की नागरिकता जा सकती है या इवन छीनी जा सकती है, जिसमें पहला है रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन। अभी अपने को इसको डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई करूंगा कि आज एटलीस्ट अपने बाय बर्थ और बाय डिसेंट हो जाए, बहुत आपको ओवर नॉलेज नहीं दूंगा क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन, अभी अपने को इसको डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई करूंगा कि आज एटलीस्ट अपने बाय बर्थ और बाय डिसेंट हो जाए, बहुत आपको ओवर नॉलेज नहीं दूंगा क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। सर सिटीजनशिप कब गवर्नमेंट खत्म कर सकती है, नहीं कर सकती सिटीजनशिप गवर्नमेंट खत्म, गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति की सिटीजनशिप गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती है, जुडिशरी इज देयर, समझो, समझे, हाँ नहीं कर सकती है, जुडिशरी नहीं कर सकती है, सिटीजनशिप तुम्हारी गलत तरीके से नहीं खत्म कर सकती है, समझो, पॉसिबल ही नहीं है करना, समझो। ये तो ऐसा होगा कि चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं है कि ऐसा हो सकता है कि रियल में नहीं हो सकता, वैसी चीज है वो कि सिटीजनशिप जुडिशरी खत्म कर देगी, नहीं कर सकती, रियल में नहीं कर सकती, कैसे खत्म कर देगी। आई बात समझ में, आगे बढ़े। सबसे पहले अपन समझेंगे 5 तरीके की कैसे भारत की नागरिकता कोई व्यक्ति एक्वायर कर सकता है, कैसे किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। सर इफ ए बॉय मैरिड आउटसाइड गर्ल तो उसको कैसे मिलेगी सर, लड़का अगर बाहर की महिला से शादी कर रहा है तो 7 साल तक उस महिला को भारत में रहना पड़ेगा, याद रखो। जैसे मान लो कि अपने कोई नाम नहीं लूंगा, किसी ने किसी विदेशी महिला से, जापानी महिला से शादी कर ली तो जापानी महिला को ऐसे नहीं मिल जाएगी सिटीजनशिप, 7 साल उसको रहना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ेंगे अपन आगे, चिंता मत करो सब इसके अंदर। ओके बेटा, ओके देवेंद्र मैं चेक कर लूंगा, आगे बढ़े, कंफर्म कर दो एक बार, यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े। बाय बर्थ स्टार्ट करना है कि अपने कैसे भारत की नागरिकता मिल सकती है उसके बारे में बात करें। तो व्हाई कांट वी डिपोर्ट क्रिमिनल्स टू अदर्स अनऑक्युपाइड लैंड, कौन से जगह पर भेजेंगे सिद्धार्थ, दर्शन आप बोलो ना, कौन सी जगह पर अपन भेजेंगे। अगर कोई लड़की किसी कैनेडियन से शादी कर ले तो क्या उस लड़की को सिटीजनशिप मिलेगी, कनाडा की मिल जाएगी उसको। अब वो कनाडा की अपने को थोड़ी ना पढ़ना है कि कनाडा में कैसे मिलेगी सिटीजनशिप लड़की, तो मगर ये बोलो कि कनाडा के कोई आदमी ने भारतीय लड़की से शादी कर ली तो मैं वो बता सकता हूं तुमको कैसे उसको नागरिकता मिलेगी, 7 साल रहना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से मिल जाएगी उसको। तुम ये मेरे से पूछोगे सर भारत की लड़की ने कनाडा में शादी कर ली अब उसको कैनेडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, मैं कनाडा की पॉलिटी नहीं पढ़ता, उनका मामला है साहब, उनके संविधान के हिसाब से मिल जाएगी अपने को, ठीक है। सर कोई भी अनऑक्युपाइड लैंड पे ऐसा थोड़ी ना होता है, यूनाइटेड नेशंस खड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना, यूएनडीपी खड़ा हुआ है, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। अब के जमाने में कोई भी कंट्री मन से कुछ नहीं कर सकती, जैसे पहले करते थे कि भाई जिसने क्राइम करा उसको एक आइलैंड पे पटक के आ जाओ, और आइलैंड का नाम क्या था, ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया में पहले क्रिमिनल्स को रखा जाता था, फिर उन्होंने बस्ती बना ली, बहुत कुछ हुआ, समझोगे तुम पढ़ोगे डिटेल में चीजों को पढ़ोगे तो। अब वैसा नहीं कर सकते, अब बहुत ह्यूमन राइट्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें भी, समझे। माइग्रेंट्स को क्यों नहीं गवर्नमेंट भेज देती है सर, सरकार प्रयास कर रही है। आसाम के अंदर तुमको क्या लगता है 40% आसाम के अंदर लोग केवल आसाम के, ये पता है, आसाम के जो नेटिव आसामी से वो केवल 40% है आसाम में, बाकी सारे बांग्लादेशी 60%। सरकार प्रयास कर रही है, एनआरसी लगाया था ना, एनआरसी लगाया ना, तो ये सरकार प्रयास करती है। पर देखो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर समस्या ये रहती है कि डिसीजन अगर बहुत अच्छा भी तुमको लेना है, सरकार बहुत अच्छा भी करना सारी तो एकदम नहीं कर सकती, क्योंकि विरोध में कई लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इतने सालों से देश में रह रहे हैं, इनका क्या होगा, इनका परिवार यहाँ, बहुत सारी चीजें आ जाती है, ह्यूमन राइट्स आ जाता है, बहुत चीजें आ जाती है। देखो अच्छा काम करना बहुत मुश्किल है, हाँ मैं सच बता रहा हूँ तुमको, बुरा काम करने में बहुत समय नहीं लगता, आदमी कर देता है। एक मेजर बदलाव जब सरकार को लेकर आना, अच्छे काम को लेकर, उसमें बहुत समय लग जाता है, इट टेक्स सम टाइम, सरकार कर रही है बट इट टेक्स सम टाइम। तुम ये नहीं बोल सकते कि बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो गया, इट टेक्स सम टाइम। तुम समझते हो इस चीज को कि साहब इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पूरी दुनिया की नजर हमारे देश में बनी रहती है कि ये एक गलती करे और हमको क्रिटिसाइज कर दे, तो क्या है, चीजें बहुत तरीके से हैंडल की जाती है डिप्लोमेसी के अंदर, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करनी पड़ती है, समझिए इस चीज को। नहीं नहीं देखो इसका किसी रिलीजन से लेना देना नहीं है, समझो बहुत सारी चीजें हैं। विशाल यादव पूछे प्रथम भाई 7 साल बाद सीमा हैदर को भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी क्या, अच्छा वाह, ओके आगे बढ़े। आगे बढ़े, यस और नो, नहीं नहीं बेटा नहीं लेना पड़ता नेपाल। चलो अब
और सबसे पहला जो तरीका है वो है बाय बर्थ। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ, बाय बर्थ पढ़ाने से पहले सवाल मेरा है कि मान लो साहब किसी बच्चे ने भारत में जन्म ले लिया, तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी? मतलब मान लो आज एक बच्चा भारत में जन्म लेता है, तो उसने भारत में जन्म ले लिया, इस बेस पे उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी ना? इसने भारत में जन्म लिया, इस बेस पे उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी आज? यस और नो? जल्दी बताओ। मिलेगी? केवल भारत में जन्म ले लिया तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी? नहीं मिलती। पहले होता था, अब नहीं मिलती है। हाँ नहीं मिल रही है, सुन के लग रहा होगा अरे कैसे क्यों नहीं मिलती सर, अभी पढ़ाऊंगा मैं। अब नहीं मिलती है, पहले मिलती थी, अब नहीं मिलती है। माता पिता या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना जरूरी है, और दूसरा इनलीगल माइग्रेंट ना हो, ये भी देखा जाता है। चलो पढ़ते हैं, वही सारी चीजें। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाय बर्थ, जन्म से। जन्म से किसको भारत का नागरिक अपन मानेंगे? इसको क्या सरकार ने इसमें समय समय पे चेंज किया, मैंने बोला ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट कई बार हुआ है, इस एक्ट के अंदर कई बार संशोधन किया गया, और उन संशोधन के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा डेट्स के हिसाब से कि कब सरकार ने क्या संशोधन किया। पहली बार सरकार ने यह बोला, पहली बार 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक। अभी मैं बोला सर 1 जुलाई क्यों रखा? साहब उस दिन करा उन्होंने अमेंडमेंट, उस दिन अमेंडमेंट किया, वो लागू कर दिया। स्पेसिफिक कोई डेट का स्पेसिफिकेशन नहीं है। मतलब 1950 से लेके 1987 तक किसको भारत का नागरिक माना इन्होंने जन्म के हिसाब से? इन्होंने ये कहा सरकार ने, ऑटोमेटिकली गेट इंडियन सिटीजनशिप इन रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। ऑटोमेटिकली मिल जाएगी भैया, तुम्हारे मम्मी पापा भारत के हैं, भारत के नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमने भारत में जन्म ले लिया तो तुमको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दो अमेरिकन कपल आए आगरा घूमने के लिए, लेडी शी वाज प्रेग्नेंट, उसने भारत के अंदर बच्चे को जन्म दिया, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्यों लिखा है यहाँ पे देखो, ऑटोमेटिकली गेट इंडियन सिटीजनशिप इन रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। माता पिता की नेशनैलिटी से फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा। क्या है, भारत में जन्म ले लिया बच्चे ने तो भारत के अंदर ऑटोमेटिकली उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब सरकार ने बोला ये मामला सही नहीं, ऐसे तो यार कोई भी है ना जिसको भारत की नागरिकता चाहिए वो बोलेगा चलो प्रेगनेंसी होने वाली इंडिया में करवा ले। ये तरीका सही नहीं लगा सरकार को, तो सरकार ने इसमें चेंज करा। क्या चेंज किया? फिर सरकार ने चेंज करके ये कहा कि 1 जुलाई 1987 से लेकर 2004 तक क्या चला, दिसंबर 2004 तक, either of his or her parents is citizen of India at the time of his or her birth। क्या either of his or her parents, माता पिता में से कोई एक या दोनों माता पिता, माता पिता में से कोई एक या दोनों माता पिता या इनमें से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए जिस समय उस बच्चे का जन्म हुआ है। अब ये नहीं रह गया कि भैया मम्मी पापा जो है वो बाहर के हैं, बच्चे ने भारत में जन्म ले लिया तो भारत की नागरिकता मिलेगी ना, ये खत्म कर दिया मामला। सिस्टम ही खत्म कर दिया। सिस्टम क्या चेंज करा? सिस्टम चेंज करके ये कहा कि either of his or her parents, बच्चा हो या बच्ची हो, उन दो बच्चे या बच्ची के पहली बार उसने भारत में जन्म लिया, जन्म लेने के बाद ये भी देखा कि दोनों में से माता पिता या माता पिता में से दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए उसके जन्म के समय, तब उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी का सिनेरियो क्या है जिसमें अपन लोग सारे पैदा हुए हैं, मान के चलते हैं 3 दिसंबर 2024 से लेके अब तक टिल नाउ। अभी क्या चल रहा है? अभी का मामला क्या है? देखो अभी का मामला जाना जरूरी है। अभी का मामला ये है, ध्यान से सुनना। अभी का मामला ये कहता है बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली कंडीशन, या तो माता और पिता दोनों ही भारत के नागरिक हो, या तो माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, पहली कंडीशन। दूसरा कि चलो माता पिता भारत के नागरिक नहीं है, या फिर वन पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक पेरेंट्स भारत का नागरिक है, या तो मम्मी भारत के नागरिक है या फादर भारत के नागरिक है, एंड अदर इज नॉट एन इनलीगल माइग्रेंट, और जो दूसरा पेरेंट है वो इनलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, वो इनलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। क्या बोला है आज के टाइम पर? आज के टाइम पर कंडीशन क्या है? या तो माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, या माता पिता में से एक अगर भारत का नागरिक है तो एक भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा इनलीगली भारत में ना घुसा हो, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, इनलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल आता है कि सर ये इनलीगल माइग्रेंट क्या होता है? कोई बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनलीगल माइग्रेंट? क्या होता है इनलीगल माइग्रेंट? बताइए। जिसको 1950 में मिली थी उसकी सिटीजनशिप खत्म हो गई क्या? नहीं सर नहीं खत्म होगी। क्यों खत्म होगी? ये दिखा दो है बाय बर्थ 1950 से लिखा तो है। 1950 में जिसको मान लिया उसको मान लिया, 1950 के बाद की बात कर रहे हैं ना, 1950 के बाद जिसने जन्म लिया। और सवाल ये है कि इनलीगल माइग्रेंट किसे कहते हैं? बताइए कौन होते हैं? सही बात है। देखो भारत में आने के लिए परमिशन लगती है, तार के नीचे से आ जाए। वो देखो कौन है, मेहुल सिंह। हाँ बिल्कुल, हाँ देखो लेमन लैंग्वेज के अंदर बात करो तो तार के नीचे से आ जाए। तार के नीचे से आ रहा मतलब बिना सरकार की परमिशन लिए, बिना सरकार से पूछे, बिना सरकार से कुछ बात किए, कोई कागज पत्तर को साइन नहीं करा इन्होंने, और क्या करा? इनलीगली भारत के अंदर प्रवेश कर दिया। अब जैसे मान लेते हैं एक हमारे भारतीय पुरुष थे, बढ़िया पुरुष थे, ये भारतीय थे, अपने कहां से थे? मान लेते हैं एमपी के थे। अब एक महिला आई इनलीगल तरीके से पाकिस्तान से, पाकिस्तान से महिला आई इनलीगल तरीके से, तार के नीचे से निकल के आ गई। अब ये इनकी उम्र थी 40 साल, इनकी शादी वादी हो नहीं रही थी, इनको महिला से प्रेम हो गया कि यार महिला से प्रेम हो गया इनको। महिला क्या है? महिला इनलीगल माइग्रेंट है, तार वार के नीचे से आई, कोई इसके पासपोर्ट कुछ नहीं है, नीचे से आ गई, इन्होंने छुपा लिया। अब ये भाई साहब ने इनसे कर ली शादी। क्यों? भाई साहब ऐसे ही थे, ऐसे तो कोई इनको भाव देता नहीं भाई साहब को। भाई साहब को महिला ने भाव दिया कि मेरे को नागरिकता मिल जाए, कुछ हो जाए, और शादी कर ली। अब दोनों ने शादी करी, विवाह के 2 साल बाद एक बच्चा महिला को होता है। इस बच्चे का जन्म होता है भारत के अंदर। मुझे बताओ कि क्या इस बच्चे को जन्म के आधार पे भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? है ना, याद रखो 2 ही ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है यस, ऑप्शन बी बोलता है नो। बताइए 30 सेकंड का समय है, चालू हो जाता है। बताइए मिलेगी? मैं देखना चाहता हूं कितने लोग उसके बाद भी अगर आंसर सही नहीं हुआ तो फिर एक बहुत बड़ी चीज है, इंट्रोस्पेक्शन करना अपना, है ना, स्वयं का मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन करना। ईयर ऑफ बर्थ क्या है? अभी है ना, बच्चा भी पैदा हुआ ना, ये मान लो 2024 के अंदर हो गया, मान लेते हैं ये 2024। अभी इतना डिटेल में जाना है भाई साहब, नहीं मिलेगी भारत की नागरिकता। कैसे मिल जाएगी?
क्यों? मम्मी क्या है? मम्मी इनलीगल माइग्रेंट है, महिला। यहाँ पर साफ लिखा है क्या? बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया। या तो दोनों पेरेंट्स भारत के नागरिक हो, या एक पेरेंट भारत का और दूसरा इनलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। लिखा तो है। इसमें क्या कंफ्यूजन हो गया तुमको कि 80% बच्चों ने सही आंसर दिया? इसमें क्या कंफ्यूजन था? मतलब क्या ही कंफ्यूजन था? ये कंफ्यूजन नहीं था, एक्स्ट्रा सोचा। हर जगह एक्स्ट्रा नहीं सोचा जाता है भाई, हर जगह एक्स्ट्रा नहीं सोचा जाता है। एग्जाम के अंदर भी दिक्कत हो जाएगी, बहुत एक्स्ट्रा सोचोगे तो। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दो। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो, है ना? तो देखो, ये सीधी सी बात है कि यहाँ पर तो उस बच्चे को नागरिकता नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती? वी ऑल न्यू भैया कि बाय बर्थ सिर्फ जन्म लेने से भारत की नागरिकता नहीं मिल जाएगी। दो चीजें यहाँ पर साफ लिखी थी कि जन्म तो लेना ही है उसको, ऑब्वियसली जन्म तो लेना ही है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या लिखी थी कि जन्म लेने के साथ साथ, सीधी सी बात है, दूसरी महिला जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब अपन दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो तरीका है भारत की नागरिकता पाने का, वो है बाय डिसेंट। क्या होता है डिसेंट? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट? क्या कहते हैं डिसेंट? हाँ जी, डिसेंट का मतलब क्या होता है बताइए? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट? हालांकि बता दिया मैंने, वो डिसेंट वाला मत बोल देना। हाँ देखो, जो महिला आई है पाकिस्तान से, तुमने देखा होगा ना, बहुत सारी एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है। बिकॉज ऐसा नहीं होता, बहुत सारी एजेंसी पूछताछ कर रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, समझ में आता है, अपने आप पर नहीं है ना। वंश की बात करते हैं, एंसेस्टर्स की बात करें, वंशानुगत, वंश के आधार पे। वंश मतलब माता पिता तुम्हारे भारत में जन्मे हैं नहीं जन्मे हैं, उसके आधार पे, पूर्वजों के आधार पे, सक्सेसर्स के आधार पे नहीं, पुराने एंसेस्टर्स के आधार पे बात कर रहे हैं, है ना। ये पूर्वजों के आधार पर कैसे नागरिकता तुमको भारत की मिल सकती है? इसमें भी कोई टाइम वाला फंडा है, और इसमें टाइमिंग भी अलग अलग है। जैसे पहली टाइमिंग 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक क्या कहा था? देखो, 1950 से 1992 तक क्या चलता था? गेट इंडियन सिटीजनशिप इफ हिज फादर वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ। सीधा लिखा था क्या? आराम से नागरिकता मिल जाएगी। कब मिल जाएगी? वंश के आधार पे। अगर जन्म के समय उसके पिताजी कौन? जन्म के समय अगर उस बच्ची के पिताजी का जन्म भारत में हुआ हो तो, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि कपल थे, इंडिया के अंदर कपल थे, उनका बच्चा पैदा हुआ कहां पर? अमेरिका में। उस अमेरिका में उसके जन्म के समय ये पता लग गया कि हाँ, जो बच्ची उसके पिताजी भारत के अंदर पैदा हुए थे, तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये साफ लिखा कि गेट इंडियन सिटीजनशिप इफ हिज फादर वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ, कि उसके जन्म के समय अगर उसके पिताजी, ध्यान से सुनना, माताजी नहीं, जन्म के समय अगर उसके पिताजी भारत के नागरिक हैं तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मुझे बताओ कि केवल पिताजी का होना ये सही था या गलत था? यहाँ सर पिताजी होने चाहिए या गलत नहीं? सर पिताजी से क्या होता है? माताजी भी तो हो सकती थी। तो सरकार ने बोला केवल पिताजी भारत के नागरिक हो, माताजी भारत क्यों नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा। पिताजी अगर भारत के नागरिक है तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी जन्म के समय। बताओ मुझे ये चीज सही थी या गलत थी? सर रॉन्ग थी, सही थी, गलत थी? अरे गलत ही है। इक्वालिटी की अपन बात करते हैं, आर्टिकल 14 यहाँ पर आ जाता है बीच में, केसेस चल गए थे। हाँ, आर्टिकल 14 के आधार पे कहीं केसेस लगाए गए, तो गलत है साहब। ये क्या पिताजी के आधार पर? सरकार ने किया चेंज, सरकार ने बोला हाँ गलत तो है। फिर सरकार ने क्या किया? 10 दिसंबर 1992 से 2004 तक क्या चलाया? 3 दिसंबर 2004 तक कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर देते हैं? इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स कर देते हैं, ठीक है, पिताजी नहीं कर रहे, या तो माताजी या तो मदर या फिर फादर, या तो माताजी या पिताजी या तो मदर या फादर भारत के नागरिक हो तो भी चल जाएगा। पहले क्या था? सिर्फ पिताजी, नहीं पिताजी भारत के नागरिक होना। अब यहाँ पर क्या हो गया? अब सिर्फ पिताजी नहीं, अब पिताजी और माताजी दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। दोनों तो बहुत ही बढ़िया बात है, और दोनों में से एटलीस्ट कोई एक तो होना चाहिए। सरकार ने चेंज कराया, ऐसा नहीं था कि सरकार रिजेक्ट नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे। गवर्नमेंट हैज चेंज द थिंग, क्या उन्होंने चेंज कर दिया। और फिर क्या बोल दिया उन्होंने कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर जन्म के समय किसी बच्चे के माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में रहा हो या भारत के नागरिक हो, तो उनकी नागरिकता के आधार पर उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्लियर है? दूसरा, अब अभी क्या चलता है टिल नाउ, अब अभी चीजें चेंज। अगर क्या है, ये तो होना ही चाहिए क्या? बर्थ रजिस्टर्ड एट इंडियन काउंसुलेट इन 1 ईयर ऑफ बर्थ। इसमें 2 कंडीशंस लगती है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है ये वाली, क्या पहली कंडीशन इसके ऊपर वाली की क्या? पहली कंडीशन है कि भैया जन्म के समय उसके माता पिता या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जन्म से लेकर या जन्म के बच्चे के जन्म के बाद विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, जिस भी कंट्री में आप रहते हो, आप यूएसए में रहते हो, आप यूके में रहते हो, वहां का जो इंडियन काउंसुलेट है, भारतीय दूतावास की मैं बात करूं, इंडियन एम्बेसी है, वहां जाके अपने बच्चे का नाम एज एन इंडियन सिटीजन आपको रजिस्टर्ड करवाना भी पड़ेगा। जैसे एग्जांपल की बात करिए, कपल थे, है ना, ये कपल थे, ये पुरुष थे, ये इनकी वाइफ थी, महिला थी, है ना, ये दोनों टीसीएस में काम करते थे। कहां रहते थे? यूएसए, यूके के अंदर रहते थे, यूके के अंदर रहते थे, टीसीएस में काम करते थे। इनको बच्ची हुई तो बच्ची होने से केवल माता पिता भारत के नागरिक है, भारत की नागरिकता उसको नहीं मिल जाएगी। 1 साल के अंदर अंदर बच्ची हुई है, उसके 1 साल के अंदर अंदर यूके का जो भी इंडियन काउंसुलेट है, जो यूके की एम्बेसी भारतीय, वहां जाके बताओ क्या साहब हमारी बच्ची हुई है और हम इसको भारत की नागरिकता देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? बिकॉज हमारे पास भी इंडियन सिटीजनशिप है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये मामला चल रहा है, अब मामले चेंज हो गए। अभी 1 साल वाला सिस्टम भी आ गया है ना। प्लेन प्लेन से कुछ नहीं होता, प्लेन प्लेन से नहीं मिलेगी। इतनी कंडीशन देख ली आपने, माता पिता को भी तो भारत की नागरिक मिल जाएगी। 1 साल के अंदर अंदर बच्ची हुई है, उसके 1 साल के अंदर अंदर यूके का जो भी इंडियन काउंसुलेट है, जो यूके की एम्बेसी भारतीय, वहां जाके बताओ क्या साहब हमारी बच्ची हुई है और हम इसको भारत की नागरिकता देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? बिकॉज हमारे पास भी इंडियन सिटीजनशिप है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये मामला चल रहा है, अब मामले चेंज हो गए। अभी 1 साल वाला सिस्टम भी आ गया है ना। प्लेन प्लेन से कुछ नहीं होता, प्लेन प्लेन से नहीं मिलेगी। इतनी कंडीशन देख ली आपने, माता पिता को भी तो भारत के नागरिक होने चाहिए। प्लेन प्लेन वाला मामला थोड़ी चलता है। इसी बात अब तो
सिस्टर वाला मामला भी आ गया ना, बर्थ के टाइम पर भी बोल दिया ना कि माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, तो प्लेन वाला मामला तो है ही नहीं। 1 साल से ज्यादा हो जाए तो समीर बोल रहे सर 1 साल से ज्यादा हो जाए तो 1 साल से ज्यादा हो जाए तो फिर होम मिनिस्ट्री में जाके स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, रीजन बताना पड़ता है कि 1 साल से ज्यादा तुमको क्यों हुआ। देखो हर चीज का सॉल्यूशन है, फीस लगती है, पैसा मतलब करप्शन नहीं, फीस लगती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? बिकॉज आज इतना ही करेंगे अपन, ज्यादा करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये पढ़ना है, ये देखो प्रीति जिंटा जी ने करी थी ना शादी भाई साहब से, 7 साल अगर भाई साहब भारत में रहे उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता के लिए। जब अपन पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन तो इसके बारे में बात करेंगे। नेचुरलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो ये पढ़ना पड़ेगा स्वामी साहब को कैसे सिटीजनशिप मिली, मतलब ऐसा आदमी जिसका भारत से कोई लेना देना है नहीं, वो पढ़ना है। बहुत सारी चीजें पढ़नी, इसलिए मैंने बोला कि 2 लेक्चर्स मुझे लगेंगे आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन लोग। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया।